ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है ना? क्लियर आ रही है आवाज? यस सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, हाँ, कुछ टेक्निकल इशू आ आ रही गया है था ना, सर। घर से करने में वही है। अब सब लोग दूर दूर हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। बाकी अभी दिख रहा होगा ना आपको, सब चीजें सही है, लिखा हुआ दिख रहा है RCC? सब दिख रहा है सर। गुड, ओके। तो थैंक यू, आप लोगों ने वेट किया अभी तक। ठीक है, टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया आज, कल से वेलकम सर। दिक्कत नहीं आएगी। अभी यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ कोई नहीं है, खुद ही मैनेज करना है सब चीजें ना, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है घर से, लेकिन ठीक है, अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने LSM पढ़ा था ना इससे पहले वाले लेक्चर में। LSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने निकाली थी। किसी को कोई प्रॉब्लम उसको उसमें? सबको क्लियर थी चीजें सारी हो? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो उससे आगे हम आज पढ़ने वाले हैं। कोई भी इश्यू आएगा, अगर साउंड से रिलेटेड इश्यू आता है या दिख नहीं रहा, तो कोई भी इश्यू आएगा तो आप लोग अनम्यूट करके बोल देना, या यहाँ पे आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है ना, अगर कोई भी इश्यू आता है तो। बाकी उसके अलावा सर, आप घर निकल गए क्या? नहीं नहीं, घर नहीं, मैं यहीं रूम पे हूँ, देहरादून में रहता हूँ ना मैं, तो अपने रूम से पढ़ा रहा हूँ सभी चीजें। वर्क फ्रॉम होम तो है, लेकिन घर नहीं निकला हूँ मैं, अभी यहीं हूँ देहरादून में। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, वैसे ही आपका टाइम ज़्यादा लग गया आज काफ़ी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना पड़ा था। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने निकाल ली थी। WSM और LSM में भी हमने कंपैरिजन कर लिया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद LSM में आगे चीज़ें। ठीक है ना, जो जो चीज़ें आगे आती हैं LSM में हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो एक चीज़ आई थी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, वहां से आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा हो गया था। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लोड कंडीशंस के लिए या लोड कॉम्बिनेशंस के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको कितनी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डिफरेंट लोड कंडीशंस आपकी हेडिंग रहने वाली है, या सीधे सीधे हेडिंग लिखो आप, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड। ठीक है, तो उसके बाद ही समझते हैं हम लोग आगे इसमें होता क्या है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए इसमें, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स। ठीक है, तो लोड्स के लिए जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप यूज करने वाले हो उसके लिए बात करते हैं। ठीक है, यस, अपलोड हो जाएगी। हाँ सर, आज से रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा या नहीं? हाँ मिलेगा रिकॉर्डेड। ये वीडियो जो होगा आपका, ये वीडियो रिकॉर्ड ही होगा। ठीक है ना, रिकॉर्ड होगा, शाम को शायद आ जाएगा, रिकॉर्ड होगा ये वीडियो। ना ना, वीडियो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, उसकी दिक्कत मत लो, वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, तभी मैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स। ठीक है, जो लोड्स हैं उसके लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको कितनी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और कौन कौन से लोडिंग कंडीशंस है पहले तो वो ध्यान रखना है हमको कि लोडिंग कंडीशन से कौन कौन सी बनती है, और उनके लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको कितनी लेनी है। ठीक है, एक तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए आपको बताया 1.5 आपने ले रखी थी, और एक पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने किसके लिए, एक पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको बताया स्टील के लिए। ठीक है, स्टील के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको बताया कितनी, 1.15। ठीक है, हमें यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी करनी है डिफरेंट डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, क्या लोड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और उनके लिए हमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेनी है, अभी हमको यहाँ पे ये पढ़ना है। ठीक है, ओके ठीक है। तो ये सर ने भी मैसेज कर दिया है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर अवेलेबल इन योर बैच। ठीक है ना, तो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल होंगे, सर का मैसेज भी आ गया यहाँ पे, तो उसकी टेंशन मत लो आप लोग। ओके, देन उसके बाद देखिए आप, सबसे पहले इसमें एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग लिख देते हैं लोड कॉम्बिनेशन। लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी कौन सा आपका लोड कॉम्बिनेशन बनेगा, लोड कॉम्बिनेशन। उसके बाद पहली कंडीशन इसमें आती है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ठीक है, होती क्या है अभी हम पढ़ेंगे इसके आगे, बस आप अभी टेबल बना लो और इन कंडीशन पे कितने लेते हैं ये हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। और अगली कंडीशन है आपकी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी।
लिमिट स्टेट ऑफ लिमिट, ये दिख रहा क्या आपको जला? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, दो कंडीशंस बनती है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। एक तो बनती है आपकी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की कंडीशन, और एक बनती है आपकी कहां पे, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी वाली कंडीशन। ठीक है, तो लोड कॉम्बिनेशन में जो पहला लोड कॉम्बिनेशन हम लेंगे, यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन में पहला लोड कॉम्बिनेशन लेंगे हम लोग डेड लोड प्लस लाइव लोड का। यानी ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे आप डिजाइनिंग कर रहे हो डेड लोड और लाइव लोड दोनों के लिए, यानी डेड लोड और लाइव लोड के अलावा कोई तीसरा आपका लोड वहां पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो आप पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलोगे, वो कितना लेके चलोगे वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में डेड लोड के लिए कितनी होगी, लाइव लोड के लिए कितनी होगी, विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड के लिए कितनी होगी। ठीक है, इन सिमिलर वे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डेड लोड के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी प्रोवाइड करोगे आप, लाइव लोड के लिए कितनी प्रोवाइड करोगे, विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड के लिए कितनी प्रोवाइड करोगे, ये आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, तो डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप प्रोवाइड करोगे, एक चीज देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, लोड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में तीन कंडीशन लिखी है, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड। यानी डेड लोड और लाइव लोड तो आपको ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को एक ही में क्यों लिख रखे हैं हमने। ठीक है, तो लोड कॉम्बिनेशन में हम ये मान के चलते हैं कि विंड और अर्थक्वेक, ठीक है, बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है कि विंड भी चल रही है आपकी और अर्थक्वेक भी साथ में आ जाए। ठीक है, तो ड्यू टू द माइनर पॉसिबिलिटी, या आप बोल सकते हो नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी, कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड आपका साइमल्टेनियसली कहीं पे आएगा आपका। ठीक है, इसी वजह से हम लोग विंड और अर्थक्वेक में से एक ही लोड कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो लोड कॉम्बिनेशन कभी भी बनाओगे तो आइदर यू कंसीडर द विंड लोड, आइदर यू कंसीडर द अर्थक्वेक लोड। ठीक है, बिकॉज पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग विंड और अर्थक्वेक एट अ वंस इज नेग्लिजिबल। ठीक है ना, यानी साइमल्टेनियसली अकर करने की पॉसिबिलिटी आपकी नेग्लिजिबल है। ठीक है, व्हाट इज द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी एंड कोलैप्स अभी पढ़ेंगे, इसके बाद वही टॉपिक आने वाला है, तो यहाँ पे मैं भी इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट कर लो, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वही टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या होती है। ठीक है ना, बस थोड़ा सा वेट कर लो, मैंने पहले बता दिया था आपको। ठीक है, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के कंडीशन में आपका डेड लोड के लिए जो आप पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हो, वो लेके चलते हो आप 1.5। ठीक है, और लाइव लोड के लिए आप लेके चलते हो 1.5। ठीक है, 1.5 और विंड लोड अर्थक्वेक लोड क्योंकि आपके कॉम्बिनेशन में है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड का ही कॉम्बिनेशन आपको लेना है, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आप सिर्फ डेड लोड लाइव लोड के लिखोगे, विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड के लिए आप नहीं राइट करोगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की, ये मैं लिख रहा हूँ IS 456-2000 से। ठीक है ना, फ्रॉम IS 456-2000 वहां पे आपको टेबल गिवन होगी 2000। ठीक है, वहां से मैंने ये ले रखा है टेबल। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मैंने वहां से ले रखा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डेड लोड और लाइव लोड की, कहां पे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की कंडीशन में, तो यहाँ पे आप लेके चलते हो 1 और विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के लिए कोई कॉम्बिनेशन आपका नहीं बनने वाला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन एक ले रखा है डेड लोड प्लस लाइव लोड का। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड जो कॉम्बिनेशन है आपका, सेकंड कॉम्बिनेशन जो कोड ने स्पेसिफाई कर रखा है कि जो कॉम्बिनेशन हमें लेके चलना है, सेकंड कॉम्बिनेशन हमें स्पेसिफाइड है डेड लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड। ठीक है, डेड लोड प्लस, अब यहाँ पे लाइव लोड आपका नहीं लग रहा। ठीक है, यहाँ पे लाइव लोड आपका नहीं लग रहा, यहाँ पे आइदर विंड लोड एक्ट कर रहा या अर्थक्वेक लोड एक्ट कर रहा। ठीक है, क्योंकि हमें अलग अलग नहीं लेना है इनको, इसीलिए हमने इनको एक ही में कंसिडर कर रखे हैं, तो आइदर विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड। ठीक है, तो डेड लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड के लिए, डेड लोड के लिए आपको लेना है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में 1.5 और विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड के लिए भी आपको लेना है 1.5। क्योंकि लाइव लोड आपके कॉम्बिनेशन में नहीं है तो आप इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लोगे। ठीक है, इन सिमिलर वे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का केस देखा जाएगा।
अगर हम देखें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का केस, तो वहां पे भी आप डेड लोड के लिए अगेन 1 लोगे, लाइव लोड के लिए आप कुछ नहीं लोगे, और विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड के लिए आप 1 लोगे। ठीक है, तो ये रहने वाले हैं आपके कॉम्बिनेशन। और जो सेकंड केस है, सेकंड केस में अगर स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, बस आप सुनते रहो, अभी सारी चीजें एक एक करके समझा दूंगा क्या क्या चीजें मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, बस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और मैं अभी आने वाले टाइम पे सब चीजें समझा दूंगा, तो बस आप सुनते रहो। ठीक है, स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग अगर आपको कहीं पे लेनी है तो वहां पे आपको कॉम्बिनेशन लेना है 0.9 का डेड लोड में। ठीक है, ये मैं लिख दूंगा अभी, और इसका मतलब क्या है ये भी समझा दूंगा मैं अगले पेज में। ठीक है, बस आप यहाँ पे लिख लो कि अगर आपको स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग देखनी है कहीं पे, ठीक है, यानी ओवरटर्निंग के अगेंस्ट अगर आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो उस केस में आप डेड लोड में 0.9 की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोगे। ये हमारा कोड रिकमेंड करता है हमें। ठीक है, अब ये होता क्या है, क्यों 0.9 ले रखा है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बस आप देखते रहो, पहले हम लोग ये टेबल बना लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपका थर्ड कॉम्बिनेशन आपका, ठीक है, अगले पेज में कर देता हूं मैं। थर्ड कॉम्बिनेशन को अगले पेज में या यहीं पे आ जाएगा तो देख लेते हैं। ठीक है, नहीं दिखेगा तो बता देना। ठीक है, थर्ड कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, थर्ड कॉम्बिनेशन है आपका, थर्ड कॉम्बिनेशन मैं यहीं पे देख लेता हूँ। ठीक है, जो थर्ड कॉम्बिनेशन है आपका वो कॉम्बिनेशन है अगर तीनों लोड साथ में लग रहे होंगे, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड, विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड, अगर ये तीनों लोड साथ में लग रहे होंगे तो हमें इसके इसमें हमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेनी है ये हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में हमें डेड लोड में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के केस में 1.2 लेनी है, लाइव लोड के केस में हमें लेनी है 1.2, अगेन आपके विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड के केस में हमें लेनी है 1.2। ठीक है, तीनों केस में आपको 1.2 1.2 1.2 लेनी है। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का अगर कंडीशन देखें तो उस केस में आपको डेड लोड के लिए तो आपको 1 लेनी है, बाकी लाइव लोड और विंड लोड के लिए आपको दोनों के लिए आपको 0.8 आपको लेनी है। ठीक है ना, तो ये आपका लोड कॉम्बिनेशन के बेस पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी बन रहा है आपका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव। बस ये टेबल मैंने बना दिया, अब इसके अंदर जो जो चीजें आ रही है उसको हम समझेंगे अगले पेज में। ठीक है, अगर मैं पहली बात करूं कॉम्बिनेशन की, पहले कॉम्बिनेशन की जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेड लोड प्लस लाइव लोड, अगर आप स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो ओनली डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए, तो उस केस में आपको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कोलैप्स और सर्विसिबिलिटी के कंडीशन में, कोलैप्स के कंडीशन में आपको 1.5 1.5 रिस्पेक्टिवली डेड लोड और लाइव लोड की लेनी है, और सर्विसिबिलिटी के कंडीशन में आपको डेड लोड और लाइव लोड की 1 लेनी है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। देन उसके बाद अगर आप स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हो डेड लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड के लिए, ठीक है ना, यानी यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर का डिजाइन हो रहा है डेड लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड के लिए, तो वहां पे आपको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेनी है 1.5 1.5 कोलैप्स के कंडीशन में, और सर्विसिबिलिटी के कंडीशन में आपको लेनी है 1 1। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डेड लोड पे एक स्टार मार्क करके 0.9 लिखा है, ये 0.9 है अगर आपको ओवरटर्निंग के अगेंस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अगर आपको ओवरटर्निंग के अगेंस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है तो वहां पे आप 0.9 पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोगे डेड लोड के लिए, सेकंड कॉम्बिनेशन में होंगे जहां पे आपका सिर्फ डेड लोड ऑब्लिक विंड लोड या अर्थक्वेक लोड आपका लग रहा है। ठीक है, क्या होता है अभी पढ़ेंगे आगे हम लोग। ठीक है, देन उसके बाद अगला कॉम्बिनेशन है आपका अगर तीनों के लिए आप डिजाइन कर रहे हो डेड लोड लाइव लोड विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड के लिए। ठीक है, तो उस केस में आपका 1.2 1.2 1.2 आप कोलैप्स कंडीशन में लोगे तीनों 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 के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और सर्विसिबिलिटी के लिए सर्विसिबिलिटी जो कंडीशन है उसमें आप डेड लोड के लिए वैल्यू लोगे 1, लाइव लोड के लिए 0.8 और विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड के लिए आप लोगे 0.8। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है एकदम। ठीक है, एग्जाम में आएगा और एग्जाम में आपसे पूछता है कोलैप्स के कंडीशन में मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको याद रखना है भी नहीं, वैसे भी 1 1 1 1 1 1 ही है, यानी सर्विसिबिलिटी में हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी जो कोलैप्स कंडीशन होती है ज्यादा खतरनाक होती है एज कम्पेयर ऑफ द सर्विसिबिलिटी। ठीक है ना, कोलैप्स में क्या होगा आपका स्ट्रक्चर सीधे कोलैप्स कर जाएगा, सर्विसिबिलिटी में उसकी सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, यानी जो सर्विसिबिलिटी है वो अब खत्म हो गई, यानी अब आप स्ट्रक्चर को क्या करोगे, रेनोवेट करोगे, देन उसके बाद यूज करोगे। ठीक है, तो सर्विसिबिलिटी वाली जो कंडीशन है वो बहुत खतरनाक कंडीशन नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखो कुछ लेके नहीं चले 1 1 1 1, जहाँ पे तीनों अप्लाई हो रहे हैं वहां पे इन्होंने 0.8 ले रखी है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, उसके अलावा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 1 1 1 ही है। ठीक है ना, लेकिन अगर देखिए हम कोलैप्स की कंडीशन में जहां पे आपका स्ट्रक्चर सीधे कोलैप्स कर रहा है, अगर आपका स्ट्रक्चर सीधे कोलैप्स कर रहा है
तो कोलैप्स के कंडीशन में आपको देखिए जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो प्रॉपर वे में ली गई है हर जगह, कहीं पे भी आपको 1 नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया तो वहां पे आपका लाइफ का भी थ्रेट है, ठीक है ना, लाइफ जा सकती है किसी की। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कोलैप्स कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेबिलिटी में उतनी ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर रही बिकॉज ये कंडीशन बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होती, ठीक है ना। ये हो गया आपके कॉम्बिनेशन। अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमारी आ रखी हैं, ठीक है ना। जो जो चीजें हमारी आ रखी हैं ये चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा पहला तो आप नोट करके लिखिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। नोट, पहला नोट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, नोट में लिख रहा हूँ जो मैंने बोला वहां पे, विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड आर नॉट कंसीडर्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो पहला है आपका विंड एंड अर्थक्वेक लोड आर नेवर कंसीडर्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड EQL, ठीक है, विंड लोड ऑब्लिक EQL, ठीक है। ऑब्लिक नहीं करता हूँ तो मैं एंड कर देता हूँ, ठीक है ना। एक सेकंड वेट करिए, एंड करता हूँ इसको, ठीक है। ये इरेज होगा आपका यहाँ से, ठीक है। ठीक है, तो पहला नोट लिखिए आप, विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड, विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड आर नॉट कंसीडर्ड साइमल्टेनियसली, आर नॉट कंसीडर्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, आर नॉट कंसीडर्ड साइमल्टेनियसली। ऑप्शन दे देगा आपसे और बोलेगा कि इनमें से कौन सा लोड आप साइमल्टेनियसली नहीं लेते हो, यानी साइमल्टेनियसली, ठीक है, पहले लिख लेते हैं इसको, साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो एग्जाम में वो पूछता है आपसे कि कौन सा लोड कॉम्बिनेशन आप साइमल्टेनियसली नहीं लेते हो, यानी अलग अलग के लिए डिजाइनिंग किस किस के लिए नहीं करते हो। तो विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में से हम एक ही लोड कंसिडर करके डिजाइनिंग करते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया आपको पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग विंड एंड अर्थक्वेक, ठीक है, एट वंस इज नेग्लिजिबल, यानी एक साथ दोनों के अकर करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, इसीलिए हम एक को नेग्लेक्ट करके चलते हैं और एक के लिए ही डिजाइन करते हैं। तभी कॉम्बिनेशन में देखना, विंड और अर्थक्वेक लोड को मैंने हर जगह एक ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हमें उनको अलग अलग लेके नहीं चलना है, ठीक है। आइदर वन, दोनों में से एक को लेके चलना है, ठीक है। तो जिसके लिए भी आपको दिया होगा उसके लिए आप रख के डिजाइन कर दोगे, ठीक है। पहला तो ये हो गया आपका, विंड एंड अर्थक्वेक लोड आर नॉट कंसीडर्ड साइमल्टेनियसली, नोट में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला पॉइंट 9 के लिए, मैंने बोला पॉइंट 9 वैल्यू इज कंसीडर्ड व्हेन द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर अगेंस्ट ओवरटर्निंग इज क्रिटिकल, ठीक है। इसको लिख लो पहले, फिर समझाता हूँ, ठीक है। इसमें आपका पॉइंट 9 वैल्यू सेकंड वाले केस में देखना, अगर इसको दिक्कत होगी तो, ठीक है। पॉइंट 9 वैल्यू इज कंसीडर्ड, पॉइंट 9 वैल्यू इज कंसीडर्ड व्हेन द स्टेबिलिटी, व्हेन द स्टेबिलिटी, when the stability of structure, when the stability of structure against overturning, against overturning is critical, against overturning is critical, is critical। अगर स्ट्रक्चर की ओवरटर्निंग के अगेंस्ट वैल्यू क्रिटिकल है, यानी स्ट्रक्चर प्रोन टू ओवरटर्निंग है, यानी कहीं पे भी स्ट्रक्चर में ओवरटर्निंग आ सकती है, तो ऐसे केस में हम लोग 0.9 वैल्यू लेके चलते हैं, किसकी, डेड लोड के पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, ठीक है ना। डेड लोड के पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हम इस केस में 0.9 वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आखिर ये चीज है क्या, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, आप एक्सप्लेनेशन देखिए, ये हम समझते हैं कि आखिर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आप समझ जाओगे इजीली, ठीक है ना। देखिए ये कोई आपका स्ट्रक्चर है, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये कोई स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। ये हमारा कोई स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, लेट अस कंसीडर कि विंड या अर्थक्वेक की वजह से कोई फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है, दिस इज पी, लेटरल फोर्स जो आपका लग रहा है यहाँ पे, लेटरल फोर्स इस स्ट्रक्चर में क्या लग रहा है आपका, पी, पी इस स्ट्रक्चर में आपका लेटरल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है।
और ये लेटरल फोर्स किस वजह से अप्लाई हो रहा है, ये लेटरल फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है आइदर बाय द विंड और बाय द अर्थक्वेक, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूं ओवरटर्निंग से बचाना है, यानी ये स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर अगर ये ओवरटर्न ऐसे करेगा ना, ठीक है, इस वे में ओवरटर्न करेगा, अगर मुझे स्ट्रक्चर को ओवरटर्निंग से बचाना है तो स्ट्रक्चर को ओवरटर्निंग से बचाने के लिए इसको रजिस्ट कौन करेगा, इस लोड को रजिस्ट करेगा कौन, ठीक है, इस लोड को कौन रजिस्ट करेगा, इस लोड को रजिस्ट करेगा इसका सेल्फ वेट, ठीक है, इसका सेल्फ वेट जो कि यहाँ एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को ओवरटर्निंग से बचाने के लिए इस पी लोड की वजह से जो लोड इसको रजिस्ट करेगा वो होगा इसका सेल्फ वेट, यानी जितना उसका वेट ज्यादा होगा, ठीक है, उतना स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी ओवरटर्निंग के अगेंस्ट, ठीक है। ओवरटर्निंग अगर पी लोड अगर ज्यादा होगा, ठीक है, डेड लोड से, ये डेड लोड है आपका, अगर ये पी लोड जो अप्लाई हो रहा है लेटरल डायरेक्शन में ये डेड लोड से ज्यादा होगा तो होगा क्या, स्ट्रक्चर आपका ए पॉइंट के अबाउट, इस ए पॉइंट के अबाउट ओवरटर्न कर जाएगा, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर आपका इस ए पॉइंट के अबाउट क्या कर जाएगा, ओवरटर्न कर जाएगा। लेकिन अगर डेड लोड स्ट्रक्चर का या स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट ज्यादा है तो और पी की वैल्यू कम है तो आपका स्ट्रक्चर क्या करेगा, ओवरटर्न नहीं करेगा, जो स्टेबिलिटी बरकरार है वो बनी रहेगी, ठीक है ना, यानी स्ट्रक्चर इस केस में क्या करेगा, ओवरटर्न नहीं करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेट अस कंसीडर कि ये डिस्टेंस आपकी x है, ये डिस्टेंस आपकी x है, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस जो हमने प्रोवाइड कर रखी है ए पॉइंट से, ये डिस्टेंस है आपकी y, ठीक है, यानी डेड लोड आपका एक्ट कर रहा है y पॉइंट पे और p जो लोड एक्ट कर रहा है आपका कंसंट्रेटेड आपका x पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, यानी x मतलब डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप रिटेनिंग वॉल पढ़ोगे तो रिटेनिंग वॉल में एक चीज होती है आपकी, आपको अगर स्ट्रक्चर को ओवरटर्निंग से बचाना है, ठीक है ना, अगर आपको स्ट्रक्चर को ओवरटर्निंग से बचाना है तो उस केस में एक कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो कंडीशन होती है आपकी रजिस्टिंग मोमेंट, ठीक है, वो कंडीशन होती है आपकी रजिस्टिंग मोमेंट इक्वल टू रजिस्टिंग मोमेंट अपॉन, ये आप रिटेनिंग वॉल में पढ़ोगे, ठीक है, रजिस्टिंग मोमेंट अपॉन ओवरटर्निंग मोमेंट that should greater than 1.5, that should greater than equal to 1.4 होता है, ठीक है, that should greater than equal to 1.4, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर को ओवरटर्निंग से बचाना है तो रजिस्टिंग मोमेंट अपॉन ओवरटर्निंग मोमेंट का रेशियो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1.4, यानी एटलीस्ट 1.4 होना चाहिए ये आपका रेशियो, अदरवाइज इससे ज्यादा ही होना चाहिए, तभी आपका स्ट्रक्चर ओवरटर्निंग से बचेगा। यानी अगर मैं इक्वल टू कर दूं इसको यहाँ पे, ठीक है, रजिस्टिंग मोमेंट अपॉन, ध्यान से सुनना, अगर मैं रजिस्टिंग मोमेंट अपॉन ओवरटर्निंग मोमेंट इक्वल टू 1.4 कर दूं, ठीक है, ग्रेटर देन भूल जाओ, अभी यहाँ पे इक्वल टू 1.4 देन कर दूं तो होगा क्या, रजिस्टिंग मोमेंट इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 1.4 इंटू ओवरटर्निंग मोमेंट, ठीक है ना, इक्वल टू कर दिया तो मैंने ओवरटर्निंग मोमेंट को वहां पे ऊपर लेके चले गया, ठीक है। तो रजिस्टिंग मोमेंट इक्वल टू 1.4 टाइम्स जब ओवरटर्निंग मोमेंट होगा, जब आपका रजिस्टिंग मोमेंट 1.4 टाइम से ज्यादा होगा किसके, ओवरटर्निंग मोमेंट से, तब आपका स्ट्रक्चर आपका स्टेबल है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। रजिस्टिंग मोमेंट अपॉन ओवरटर्निंग मोमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.4 का मीनिंग क्या है कि जब आपका रजिस्टिंग मोमेंट, ठीक है ना, जब आपका रजिस्टिंग मोमेंट 1.4 टाइम्स ओवरटर्निंग मोमेंट के होगा, ठीक है ना, तो उस केस में आपका स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे आपका रजिस्टिंग मोमेंट है क्या, रजिस्टिंग मोमेंट यहाँ पे आपका क्या है, रजिस्टिंग मोमेंट क्या होगा, जो ये डेड लोड है, डेड लोड की वजह से, तो डेड लोड आपका क्या कर रहा है, डेड लोड आपका ओवरटर्निंग को रजिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, जो डेड लोड है आपका वो ओवरटर्निंग को रजिस्ट कर रहा है, तो इस डेड लोड की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वही आपका रजिस्टिंग मोमेंट होगा, ठीक है। तो डेड लोड की वजह से पॉइंट ए के अबाउट, क्योंकि ओवरटर्निंग ए के अबाउट होगी, तो पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट क्या निकलेगा, दिस डेड लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी y, ठीक है ना, मोमेंट होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दिस डेड लोड इनटू y इज द डेड लोड इनटू y इज द रजिस्टिंग मोमेंट, यानी जो ओवरटर्निंग को रजिस्ट कर रहा है ये मोमेंट है आपका डेड लोड इनटू y, और डेड लोड है क्या, सिंपली उसका सेल्फ वेट है और कुछ नहीं, ठीक है। और जो ओवरटर्निंग मोमेंट है आपका, ओवरटर्निंग मोमेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ओवरटर्निंग मोमेंट यानी जो पी लोड आपका,
जो लेटरल थ्रस्ट यहाँ पे पी अप्लाई हो रहा है, उस लेटरल थ्रस्ट की वजह से जो मोमेंट जनरेट होगा, लेटरल थ्रस्ट का काम क्या है, लेटरल थ्रस्ट आपका ओवरटर्निंग को क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। तो इस लेटरल थ्रस्ट की वजह से जो मोमेंट आपका जनरेट होगा वो होगा आपका ओवरटर्निंग मोमेंट। यानी अगर पॉइंट ए के अबाउट में मोमेंट लूं तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी क्या है, एक्स है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ओवरटर्निंग मोमेंट आपका क्या हो जाएगा, पी इंटू एक्स। दिस वैल्यू शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 1.4, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.4, ठीक है। तो अगर अब आप देखिए जो लोड कॉम्बिनेशन वाली टेबल थी, तो लोड कॉम्बिनेशन वाली टेबल में देखना, ठीक है। अगर लोड कॉम्बिनेशन वाली टेबल थी या उसमें नवी देखो, तो मैंने वहां पे देखिए, वहां पे मैंने क्या कर रखा है कि डेड लोड की जगह अगर आपको ओवरटर्निंग के अगेंस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, यानी ओवरटर्निंग को अगर आपको रोकना है, तो वहां पे आप क्या करोगे, जो इस डेड लोड में है ये फैक्टर आप लेके चलोगे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फैक्टर आप लेके चलोगे 0.9। यहाँ पे आप पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फैक्टर लेके चलोगे 0.9, ठीक है। यानी आपने क्या किया, आपने उसकी रजिस्टिंग कैपेसिटी को घटा दिया, ठीक है ना। यानी देखिए अगर मैं एग्जांपल दूं किसी बाइक का, तो अगर वो बाइक आपकी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, आपने उसको क्या कर दिया, सिंपली आपने उसको कर दिया 110 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर कोई, या अगर ऐसे भी समझो कि अगर आपका कोई बाइक अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो आपने क्या कर दिया, उसकी स्पीड रिड्यूस करके बोल दिया कि हमारी बाइक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चलती, ये आपकी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल पाती, ठीक है। यानी खुद की कैपेसिटी क्या कर दी आपने, रिड्यूस कर दी 0.9 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी यहाँ पे आपने 10% का, क्योंकि 100% 0.9 यानी 90% कर दिया ना आपने, 10% की आपने एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। आप स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हो कैपेसिटी 0.9 मान के, ठीक है। डेड लोड की कैपेसिटी जितनी थी उस कैपेसिटी का आपने 0.9 आपने कैपेसिटी एज्यूम कर ली, ठीक है ना। तो जब आपने 0.9 उसकी कैपेसिटी एज्यूम कर दी, ठीक है, तो यानी आपने जो 10% आपने जो एडिशनल जो 10% कम किया है, यानी 10% आपने उसमें यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। तभी आपको एक चीज दिख रही होगी, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, सब जगह फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखिए आप 1.5 1.5 1.5 मैक्सिमम जगह कोलैप्स की कंडीशन में। लेकिन अगर डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड की बात करें, तो डेड लोड में आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आपने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कर रखी है वो कर रखी है आपने 0.9। तो रिड्यूस करने का रीजन क्या है, रिड्यूस करने का रीजन सिर्फ यही रीजन है कि हम स्ट्रक्चर की क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, सिंपल सी बात है कि वो हम बोल रहे हैं कि अब वो सिर्फ और सिर्फ 0.9 टाइम्स ही रजिस्ट कर पाएगा, जितना लोड लगेगा, जितना उसकी कैपेसिटी होगी उसका 0.9 टाइम्स ही वो क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, ठीक है। 0.9 टाइम्स रजिस्ट करेगा मतलब अब आप स्ट्रक्चर को क्या करोगे, ठीक है, थोड़ा सा उसकी जो कैपेसिटी है उसको कम करके डिजाइन करोगे, जिससे कि आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी बाद में। क्यों, कभी अगर आपका लोड एक्सीड कर गया, बाई चांस आपने डिजाइन कर रखा है स्ट्रक्चर को, ठीक है, स्ट्रक्चर को आपने डिजाइन कर रखा है, ठीक है, 90 किलो न्यूटन के लिए, यानी 90 किलो न्यूटन लोड के लिए आपने स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रखा है, ठीक है, और कभी उसमें स्ट्रेसेस लग गए 100 किलो न्यूटन के, 100 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर या जो भी है आपका लोड लग गया 100 किलो न्यूटन का, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रखा है 90 किलो न्यूटन लोड के लिए और आपका कभी लोड लग गया 100 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो जो ये आपने 0.9 उसकी कैपेसिटी कर रखी है ना, ये कैपेसिटी जो आपने 0.9 इसकी कैपेसिटी कर रखी है, ये प्रोवाइड करेगा उसकी एडिशनल सेफ्टी, ठीक है ना, ये प्रोवाइड करेगा इसकी एडिशनल सेफ्टी। यानी लोड थोड़ा सा ऊपर ज्यादा भी लग गया तब भी आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा ओवरटर्निंग के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो 0.9 हमने इसीलिए रिड्यूस कर रखा है क्योंकि हम उसकी कैपेसिटी घटा दे रहे हैं, जितनी वो रजिस्ट कर रहा है उसकी कैपेसिटी को हमने घटा दिया। तो कैपेसिटी घटाने का मतलब अब ज्यादा लोड को वो रजिस्ट कर पाएगा। अगर कभी कंडीशन ज्यादा आ गई, ठीक है ना, अनसर्टेनिटीज होती हैं आपको पता ही है, तो ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज इन्होंने रजिस्टिंग कैपेसिटी घटा दी, सिंपल सा इतना समझना है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट सबके समझ में आया, अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। आ गया वो ये पॉइंट आपके समझ में कि हमने यहाँ पे 0.9, ठीक है, और देखना 0.9 ली कहाँ पे, एक चीज देखो, जहां पे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ वेट और लोड अप्लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड आपका सेल्फ वेट है, ठीक है, लाइव लोड आपका जो स्ट्रक्चर में आपने लोडिंग अप्लाई कर रखी है वो आपकी लाइव लोड है, ठीक है। यहाँ पे लेटरल थ्रस्ट कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। लेटरल लोड, यहाँ पे लेटरल लोड कौन सा है, विंड लोड होगा या तो अर्थक्वेक लोड होगा, तो यहाँ पे लेटरल लोड कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपने इसलिए ओवरटर्निंग के अगेंस्ट कोई भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करी, ठीक।
थर्ड केस देखिए, यहाँ पे आपका डेड लोड भी लग रहा, लाइव लोड भी लग रहा, ऑब्लिक विंड लोड, ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड, ठीक है। तो इस केस में भी हमने स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग नहीं लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ वेट आपका इनहेंस कौन कर रहा है? डेड लोड भी इनहेंस कर रहा है और जो लाइव लोड है वो भी इनहेंस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ वेट सफिशियंट है इसके लिए, ओवरटर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अब आप सेकंड केस को देखिए, तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ डेड लोड अप्लाई हो रहा है और विंड लोड और अर्थक्वेक लोड अप्लाई हो रहा है। यानी विंड लोड और अर्थक्वेक लोड क्या है? ऐसा लोड जो कि स्ट्रक्चर को ओवरटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर विंड लोड और अर्थक्वेक लोड स्ट्रक्चर को ओवरटर्न करता है तो उसको रजिस्ट कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ डेड लोड। तो डेड लोड जहां पे सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट कर रहा होगा वहीं पे आपको स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए डेड लोड में स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हमने रिड्यूस करके 0.9 कर दिया, ठीक है। तो 0.9 हमने कर दिया रिड्यूस करके। क्यों? क्योंकि हमें रजिस्टिंग कैपेसिटी को घटाना है ताकि हमारा स्ट्रक्चर अगर कभी अनसर्टेनिटीज आ जाए तो थोड़ा सा लोड जितना आपने डिजाइन कर रखा है उससे एक्सीड कर जाए तो वहां पे भी आपका स्ट्रक्चर सेफ है, ठीक है, सिंपल वे में। तो ध्यान रखना यहाँ पे घटाया इसीलिए है और इसीलिए ये वैल्यू हमने घटा के इतनी रखी है। तो ये 0.9 आप दिमाग में रख लेना, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव काफी काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट है जो मैंने नोट लिखा रखे हैं, ठीक है। और दोनों को मैंने बता दिया कि क्यों हम ये चीजें करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमने ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो कॉम्बिनेशन में से जब आप डिजाइन करोगे तो इन कॉम्बिनेशन में जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन आएगा, जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन आएगा या जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन आएगा वही आपको क्या करना है? डिजाइन पर्सपेक्टिव यूज करना है लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जो भी लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पे वर्स्ट आएगा, ठीक है, उसी कॉम्बिनेशन में आपके स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें हम एक एग्जांपल करके समझ लेते हैं इसको कि वर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका कैसे आता है, ठीक है, या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको एग्जाम्पल एक देख के हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको डेड लोड मोमेंट गिवन है, ठीक है। डेड लोड मोमेंट आपको गिवन है, ठीक है, DLM बोल रहा हूं मैं। डेड लोड मोमेंट आपको गिवन है 80 किलो न्यूटन मीटर का, 80 किलो न्यूटन मीटर का आपको डेड लोड मोमेंट गिवन है। लाइव लोड मोमेंट आपको गिवन है, यानी लाइव लोड की जो मोमेंट गिवन है आपका LLM से मैं शो कर रहा हूँ। लाइव लोड मोमेंट आपको गिवन है 120, आपको पता है मोमेंट की यूनिट क्या होती है? किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये आपका लाइव लोड मोमेंट। अर्थक्वेक लोड आपका, अर्थक्वेक लोड मोमेंट आपका गिवन है, ये आपका गिवन है 200 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और आपका विंड लोड की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो है आपका 150 या 120, कितना है? 1 विंड लोड की वजह से 150, 150 किलो न्यूटन मीटर आपका ये विंड लोड की वजह से है, ठीक है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के केस में, ठीक है, जिस लोड मोमेंट जिस लोड मोमेंट के लिए आप डिजाइन करोगे वो मोमेंट आप निकाल के बताइए, ठीक है। और द कंडीशन ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, आप किस लोड मोमेंट के लिए आप स्ट्रक्चर को डिजाइन करोगे वो आप निकाल के बताइए, ठीक है। कैलकुलेट डिजाइन लोड मोमेंट फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स आएगा कोलैप्स से ही क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको डिजाइनिंग किस कॉम्बिनेशन के लिए करनी है ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। और एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है ये पहले, तो आप एक बार ट्राई करना इसको, फटाफट आप लोग आंसर दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तीन कॉम्बिनेशन है, तीन कॉम्बिनेशन में ट्राई करके बताओ। तीनों कॉम्बिनेशन में जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन आएगा वो कॉम्बिनेशन आपको लेना है, ठीक है। इनमें से जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन आएगा तीनों केसेस में से वो कॉम्बिनेशन आपको लेना है। आप लोग निकालिए फटाफट, इसका आंसर बताइए जल्दी, इस वाले का आंसर बताइए, ठीक है ना। चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया है, सभी लोग आंसर बताना, साथ में कॉम्बिनेशन कौन सा लिया है आपने वो भी देख लेना, लिख देना, ठीक है ना, कौन से कॉम्बिनेशन से निकला है।
आवाज आ रही क्या आपकी? किसी को आवाज आ रही? और डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड, डिजाइन लोड मोमेंट इज 1742.2। नहीं, इतना कैसे निकाल दिया आपने हिमांशु रावत? डेड लोड, लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड के लिए इतना निकलेगा ही नहीं। आपने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया या क्या किया? देखिए एक बार जो किया आपने, गलती कर रखी। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने लिख रखी ना ऊपर। इन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को आपको डेड लोड और लाइव लोड में अप्लाई करके तो करना है आपको। यानी जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे डेड लोड प्लस लाइव लोड का अगर आप कॉम्बिनेशन लोगे तो डेड लोड में आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से, प्लस लाइव लोड में आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से। ठीक है, तो आपका ये कॉम्बिनेशन निकल जाएगा। ठीक है, इन सिमिलर वे मैंने नीचे बता रखा है आपको। आबिदा खातून आंसर आया 480। यस राइट, एक का आंसर निकल गया। आबिदा खातून जी का आंसर निकल गया है। डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड 480 किलोमीटर मीटर, ये की राइट आंसर है, सही निकाला है। बाकी आपको चेक सारे कॉम्बिनेशन में करना है, ठीक है ना। कोई भी कॉम्बिनेशन लेफ्ट न रह जाए, ये भी देखना आप, ठीक है ना। जब आप क्वेश्चन करोगे तो कोई कॉम्बिनेशन आपका रह नहीं जाना चाहिए। मीरू ने की यस राइट, निकालिए अभी फटाफट, ट्राई करिए आप लोग। 2-4 बच्चों के और आंसर आएंगे तो सही रहेगा। करिए आप लोग। दीपक गौर यस गुड, 480 किलोमीटर मीटर। 3 बच्चों के आंसर निकल गए। 16 बच्चे हैं, करीबन 6 तो निकालो, 6-7 तो निकालो आंसर। अब ये आंसर लिखा है तो ये नहीं कि ऊपर से छाप के कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, आंसर निकालिए आप लोग। फोर एट्टी हिमांशु रावत, यस, अब आपका सही निकल गया। ठीक है, करते हैं इसको ट्राई, ठीक है ना। जिनका निकल गया ठीक है, जिनका नहीं निकला हम लोग ट्राई करते हैं। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे या तो वो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है आपसे, या आपसे पूछता है कि किस कॉम्बिनेशन के लिए, या आप बताइए कि कॉम्बिनेशन जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने मोमेंट के लिए पूछ दिया, वो सिंपली किसी लोड के लिए पूछ देगा या किसी, ठीक है ना, किसी चीज के लिए पूछ देगा, तो रहना सेम ही है वैल्यू, ठीक है ना। भले वो मोमेंट के लिए पूछे, शेयर फोर्स के लिए पूछे, ठीक है ना, या आपका सिंपली लोड के लिए पूछ दे, तो चीजें सेम रहनी है यहाँ पे, ठीक है ना। जो मैंने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखा रखी है वो हर लोड के लिए सेम रहनी है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव आपको एक तो वॉस्ट कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, या डिजाइन मोमेंट पूछ सकता है, या आपको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ सकता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए, हमें डिजाइन लोड मोमेंट निकालना है, तो 3 कॉम्बिनेशन मैंने करा रखे टेबल में आपको, ठीक है। 3 कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। आप स्क्रीन शॉट ना पीछे लेते लेते हुए चलना, ताकि आपको जैसे कभी क्वेश्चन आगे करा दूं मैं, तो क्वेश्चन कराते टाइम पे फिर टेबल आपके हाथ में रहे, ठीक है ना। जैसे टेबल ये थी मैंने, हाँ ये टेबल पीछे करना भी भूल गया मैं, तो कभी कई लोगों के आंसर नहीं निकले होंगे शायद, ठीक है ना। लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसे मैंने पढ़ा दिया तो आगे जब मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। तो जैसे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आगे, तो उस टाइम पे आपके हाथ में हो रहे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे भूल गया, बैक साइड करना चाहिए था मुझे, लेकिन क्वेश्चन और वो चीजें साथ में बैक साइड करना, फिर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। तो देखिए, पहला जो कॉम्बिनेशन मैंने कराया था आपको, पहला कॉम्बिनेशन मैंने कराया था आपको डेड लोड प्लस लाइव लोड का, डेड लोड प्लस लाइव लोड का कॉम्बिनेशन कराया था, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रखा है मैंने लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स से मैंने ले रखा है, तो पार्शियल फैक्टर जो जो आपने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए जो फैक्टर्स ले रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोलैप्स कंडीशन वाले ही यूज करने हैं, ठीक है। तो डेड लोड प्लस लाइव लोड अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो डेड लोड के लिए आपका कितना था फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, लाइव लोड के लिए भी आपकी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 थी, ठीक है। ये मैंने वहां पे कराया था आपको, डेड लोड प्लस लाइव लोड, एक कॉम्बिनेशन आपका ये बन गया, ठीक है। तो वैल्यू रखिए आप 1.5, डेड लोड मोमेंट कितना है आपका 80 का, ठीक है, प्लस लाइव लोड मोमेंट आपका कितना है 120 का, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपका 200 इंटू 1.5 आ गया आपका 300 किलोन्यूटन मीटर, ये आ गया आपका 300 किलोन्यूटन मीटर, 300 किलोन्यूटन मीटर आपका आ गया ये, ठीक है। पहला हो गया आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेकेंड कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था डेड लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड का कॉम्बिनेशन, ठीक है। यानी दोनों में से एक लेना है, ठीक है।
इन दोनों के लिए भी फैक्टर आपके 1.5 1.5 ही थे, ठीक है, टेबल में देख लोगे। इन दोनों के लिए फैक्टर आपके डेड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की कंडीशन में मैंने टेबल में करा रखा है, दोनों के लिए फैक्टर आपके 1.5 1.5 है। तो यहाँ पे भी आपका जो बन गया आपका 1.5 इंटू डेड लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड। अब आपका क्वेश्चन उठ रहा हुआ यहाँ पे कि कौन सा लें हम, ठीक है ना, विंड लोड हम कंसीडर करें या अर्थक्वेक लोड हम कंसीडर करें। देखिए आपको डिजाइन तो मैक्सिमम के लिए ही करना है, ठीक है, जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन है उसी के लिए डिजाइन करना है ना आपको, जो मैक्सिमम आएगा इनमें से उसी के लिए डिजाइन करना है। तो जब आपको डिजाइन मैक्सिमम के लिए करना है तो ऑब्वियसली बात है, जो विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आप डिजाइन कर लो, ठीक है। आप अलग अलग करके निकालोगे तो सिंपल सी बात है, आपका टाइम वेस्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है। विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड में से जो भी लोड मोमेंट आपको ज्यादा दिया हुआ है वही लोड मोमेंट आप लो और डिजाइन कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन है, विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड में से ज्यादा कौन है, अर्थक्वेक लोड, ठीक है। तो अर्थक्वेक लोड हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डेड लोड आपका मोमेंट है आपका 80, विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड मोमेंट आपका जो मैक्सिमम है दोनों में से वो ले लो 200। तो ये कितना हो गया आपका 200 प्लस 80 280, 280 इंटू 1.5, 280 इंटू 1.5 आपका हो गया 280 इंटू 1.5, 280 प्लस 140 यानी 320 आपका ये आ गया, 420 सॉरी 420, 420 किलो न्यूटन मीटर आपका आ गया ये सेकेंड कॉम्बिनेशन से, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो थर्ड कॉम्बिनेशन है, ठीक है, थर्ड कॉम्बिनेशन क्या था आपका, थर्ड कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे मैंने कराया था, थर्ड कॉम्बिनेशन कराया था डेड लोड विंड लोड अर्थक्वेक लोड, डेड लोड प्लस लाइव लोड, ठीक है, ये था आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड, ये आपका था तीसरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर आप टेबल देखोगे तो इन सब के लिए मैंने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की कंडीशन में मैंने 1.2 1.2 1.2 ही लेके चल रहा हूँ। तो आपका ये 1.2 इंटू डेड लोड लाइव लोड प्लस विंड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड आपका कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। 1.2 क्या आपकी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जो हमने यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप 1.2 लेके चलोगे तो वैल्यूज रखना है बस आपको, ठीक है। डेड लोड कितना है आपका 80, डेड लोड मोमेंट आपका कितना है 80, लाइव लोड मोमेंट कितना है आपका 200, ठीक है। लाइव लोड मोमेंट आपका 120 है ना, हाँ लाइव लोड मोमेंट आपका 120 है, ठीक है ना, लाइव लोड मोमेंट आपका 120 है। तो 120 आपका अर्थक्वेक लोड मोमेंट मैंने ले लिया यहाँ पे 200, ठीक है। और लाइव लोड मोमेंट आपका कितना है 120, 120 आपका लाइव लोड मोमेंट है, ठीक है। जब 120 आपका लाइव लोड मोमेंट है तो ये निकल के कितना आया, ये निकल के आ रहा होगा आपका 480, ठीक है, 480 200 280 और 4 280 300 400 400 इंटू 1.2 करोगे आप तो 480 आपका निकल के आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 480 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो आपको डिजाइनिंग किसके लिए करनी है, डिजाइनिंग आपको करनी है जो आपका इनमें से मैक्सिमम है उसके लिए आपको डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। तो जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका निकल के आया, जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका निकल के आया वो निकल के आया तीसरे कॉम्बिनेशन पे डेड लोड लाइव लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड। नॉट ऑलवेज, हाँ ध्यान रखना जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको चेक हर किसी में करना है, ठीक है ना। वहां पे आपको तीनों में चेक करना है, ये मत कर देना कि एक में कि अभी आपका यहाँ पे तीसरे वाले कॉम्बिनेशन पे मैक्सिमम निकल के आया तो वहां पे भी आप तीसरा वाला अप्लाई करो और कर लो। कई केसेस क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे आपका इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना, जहाँ पे आपका इसमें नहीं आएगा, जहाँ पे आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड की कंडीशन में मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन आपको तीनों चेक करने हैं, ठीक है, प्रॉपरली, उसी के बाद आपको आंसर निकालना है, ठीक है। सो द डिजाइन जो आपका मोमेंट है, क्वेश्चन में क्या था आपका डिजाइन लोड मोमेंट, तो यहाँ पे आपका डिजाइन लोड मोमेंट जो आपका है, ठीक है, डिजाइन लोड मोमेंट, डिजाइन लोड मोमेंट जो आपका यहाँ पे आने वाला है, डिजाइन लोड मोमेंट इज इक्वल टू द वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एवर थ्री कंडीशन, एवर थ्री कंडीशन, दैट इज कौन से वर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका, ये आपका 1.2 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड जो कि आपका निकल के आया 480 किलो न्यूटन मीटर। तो आपका स्ट्रक्चर डिजाइन होगा 480 किलो न्यूटन मीटर के लिए, ठीक है। तो इजी सा है आपका, देखिए
बहुत ही इजी सा ही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इस टेबल का यूज कहाँ पे है ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। जो ये टेबल थी हमने ऊपर पढ़ी थी यहाँ पे, इस टेबल का यूज हम कहाँ पे करने वाले हैं ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, तो ये जो टेबल आपने पढ़ी थी, इस टेबल का यूज कैसे करना है आपको, ये यूज आपने यहाँ पे इजीली पढ़ लिया है, ठीक है। शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ तक में, किसी को कोई क्वेश्चन है, ठीक है। इस वाले टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, प्रीवियस ईयर में भी आ रखे हैं। अगर किसी को कोई चीज प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ओवरटर्निंग के लिए कैसे करेंगे, ओवरटर्निंग के लिए आपको कुछ नहीं पूछेगा, वो आपके उतना दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओवरटर्निंग के लिए आपको एग्जाम में कुछ नहीं पूछना, बस उसको .9 याद रखना, ठीक है। ओवरटर्निंग मोमेंट के लिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, क्योंकि ये अलग सा केस है, ठीक है। ये रिटेनिंग वॉल का केस था, तो लेकिन यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन था, तो कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, तो इसके लिए सिर्फ कॉम्बिनेशन याद रखना, ये कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अगर उसने बोल दिया एग्जाम में कि यहाँ पे ओवरटर्निंग अगेंस्ट ओवरटर्निंग क्रिटिकल है, यानी ओवरटर्निंग की कंडीशन क्रिटिकल है, अगर बोल दिया उसने, या क्या बोल दिया उसने सीधे बोल दिया आपने ओवरटर्निंग ऑफ स्ट्रक्चर इज क्रिटिकल, ठीक है। स्ट्रक्चर इज क्रिटिकल अगेंस्ट ओवरटर्निंग अगर क्वेश्चन में पूछ दिया, तो वहां पे आप क्या करोगे, सिंपल वे में, आप वैसे तो पूछेगा नहीं, अगर पूछ दिया तो वहां पे डेड लोड की जगह जो फैक्टर आप डेड लोड का लोगे सेकंड वाले केस में, वहां पे डेड लोड का फैक्टर 1.5 न लेके 0.9 लोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग क्रिटिकल है, यानी स्ट्रक्चर आपका ओवरटर्न कर सकता है, तो उस केस में आप डेड लोड की जगह 0.9 लोगे सेकंड वाले केस में, ठीक है। सेकंड वाले केस में आप डेड लोड की जगह 0.9 लोगे, साथ में विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड के लिए आप जो लोगे वो क्या लोगे, 1.5 भी लोगे, ठीक है। यानी मैंने बोला क्या, ठीक है, अगर स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर अगेंस्ट ओवरटर्निंग क्रिटिकल है, तो उस केस में आप क्या लोगे, कॉम्बिनेशन सेकंड वाला कॉम्बिनेशन उस केस में लोगे आप 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड, सिंपल। कुछ मेंशन नहीं है तो आपको खुद होके यूज नहीं करना है वो चीज, ठीक है ना। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो आपको खुद होके यूज नहीं करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग इज क्रिटिकल, जब ये कॉम्बिनेशन कब के लिए है, जब आपका स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग इज क्रिटिकल, यानी स्ट्रक्चर आपका अबाउट टू कोलैप्स है, ठीक है ना, अबाउट टू ओवरटर्न है, सॉरी, ठीक है। तो उस केस में आप ये कॉम्बिनेशन लेके चलोगे, वैसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन एग्जाम में वो पूछता है कि 0.9 फैक्टर किसके लिए लेके चलते हैं, या वो ये पूछ देगा कि स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग के लिए आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेके चलते हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन आपको ऊपर वाले ध्यान रखने हैं, बाकी कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। देन उसके बाद अब अगला केस है आपका लिमिट स्टेट का, ठीक है। अब सर कई लोग आए थे यहाँ पे, लिमिट स्टेट की कंडीशन होती क्या है सर बता दीजिए, ठीक है। तो वही चीज हम डिस्कस करते हैं। अगला केस है आपका लिमिट स्टेट, आप हेडिंग डालिए लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट होती क्या है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, जो लिमिट स्टेट होती है वो लिमिट, ध्यान से आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे एक चीज, तो कि लिमिट स्टेट यानी क्या हो रहा है इसमें, एक सेकंड वेट करना, ठीक है। वो क्या गया स्नाइपर, कोई दिक्कत आपको लिमिट स्टेट दिख रहा होगा ना, कुछ लिमिट स्टेट दिख रहा है, हाँ अब आ गया, सही सही हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो देखिए, जो लिमिट स्टेट है आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि लिमिट स्टेट होती क्या है, ठीक है।
लिमिट स्टेट मतलब सिंपल सी बात है, आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, लिमिट लिखा हुआ है, ठीक है सर। फोर्थ पेज खोलना एक बार, फोर्थ पेज ये वाला, ये है ना फोर्थ पेज। क्या ये वाला है? एक ये है, ठीक है। हाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। हो गया, बढ़ो आगे। ओके, तो देखिए जो लिमिट स्टेट है, आपको बॉडी समझ देख के लग रहा है कि लिमिट स्टेट, नाम आ रखे लिमिट, यानी कहीं ना कहीं पे उसकी लिमिट स्ट्रक्चर की क्या हो रही होगी, लिमिट स्ट्रक्चर अचीव कर जा रहा होगा। जो भी चीज है आपको दिख रहा होगा, लिमिट स्टेट से वर्ड आपको समझ में आ रहा है लिमिट, ठीक है, ध्यान रखना। तो लिमिट स्टेट आपकी कौन सी कंडीशन होती है ये हमें पढ़ना है, और कौन कौन सी लिमिट स्टेट होती है, ठीक है। तो पहले तो लिमिट स्टेट ऐसी स्टेट होती है, ध्यान से सुनना, लिमिट स्टेट ऐसी स्टेट होती है अगर वो अचीव हो गई, अगर वो स्टेट अचीव हो गई तो आप उसके बाद किसी भी स्ट्रक्चर को सेटिस्फैक्टरली यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी लिमिट स्टेट ऐसी स्टेट होती है अगर वो अचीव हो गई तो उसके बाद आप स्ट्रक्चर को आगे फर्दर यूज नहीं कर सकते हो सेटिस्फैक्टरली, ठीक है ना। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर को, आइदर आपको स्ट्रक्चर को दोबारा बनाना पड़ेगा या स्ट्रक्चर को आपको रेनोवेट करना पड़ेगा, ठीक है। दो कंडीशंस होती है, ठीक है। अब लिमिट स्टेट की आपकी कंडीशन दो होती है, एक तो होती है आपकी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, एक होती है आपकी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। यानी इस स्टेट में लिमिट स्टेट तक पहुंचने के लिए दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन से आपका स्ट्रक्चर लिमिट स्टेट तक पहुंच सकता है। एक तो आपका है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, एक है आपका लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है। तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं लिमिट स्टेट होती क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, लिमिट स्टेट ऐसी स्टेट होती है अगर वो अचीव हो गई तो उसके बाद आप स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपके स्ट्रक्चर रेनोवेट करना पड़ेगा या आप स्ट्रक्चर को दोबारा बनाओगे, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो लिमिट स्टेट कैसी स्टेट होती है ये लिख लेते हैं हम लोग। लिमिट स्टेट इज सच अ कंडीशन ऑफ अ स्ट्रक्चर, लिमिट स्टेट इज सच अ condition of a structure, limit state is such a condition of a structure if achieved, the structure cannot be used satisfactorily, the structure cannot be used satisfactorily, ठीक है। उसके बाद आप स्ट्रक्चर को सेटिस्फैक्टरी यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो लिमिट स्टेट में भी अचीव्ड बाई दो कंडीशन से आपकी लिमिट स्टेट अचीव की जा हो सकती है, ठीक है। लिमिट स्टेट may be achieved by दो केसेस में आपकी लिमिट स्टेट अचीव हो सकती है। एक है आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा है आपका ड्यू टू अनसर्विसेबिलिटी, ठीक है ना। तो पहला तो आप लिख दो ड्यू टू कोलैप्स, और दूसरा आपका है ड्यू टू बिकमिंग इट अनसर्विसेबल, ड्यू टू बिकमिंग इट अनसर्विसेबल, ठीक है। तो ड्यू टू बिकमिंग इट अनसर्विसेबल, ठीक है। तो आपकी लिमिट स्टेट दो कंडीशन से अचीव हो सकती है, एक तो कोलैप्स की कंडीशन पे, ठीक है, यानी आपका स्ट्रक्चर जस्ट अबाउट टू कोलैप्स है, और दूसरा आपका अनसर्विसेबिलिटी कंडीशन क्या होती है अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इन दो केस में आपकी लिमिट स्टेट अचीव हो सकती है, ठीक है। ठीक है, तो एक चीज लिख लो यहाँ पे, वंस द लिमिट स्टेट
once the limit state is achieved, the structure will become unusable. The structure will become unusable. यानी उसके बाद आप स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर सकते हो। एक बार आपकी अगर लिमिट स्टेट की कंडीशन अचीव हो गई तो उसके बाद आप स्ट्रक्चर को फर्दर यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई आपकी लिमिट स्टेट के बारे में। ठीक है, अब लिमिट स्टेट में इन्होंने जो कंसीडर कर रखा है एलएसएम में, लिमिट स्टेट मेथड में जो कंसीडर हो रही है, देखो नाम ही लिमिट स्टेट, एलएसएम लिमिट स्टेट, तो इन्होंने सारी लिमिट स्टेट को कंसीडर करके डिजाइनिंग कर रखी है। ठीक है, तो लिमिट स्टेट की जो जो केसेस होंगे वो केसेस इन्होंने कंसीडर करे हैं और उसके बाद इन्होंने अपने फॉर्मूले या जो भी आपको दे रखे हैं कोड में वो चीजें आपको इन्होंने दे रखी है। ठीक है ना, तो पहली जो लिमिट स्टेट अचीव हो सकती है वो हो सकती है आपकी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स से। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन है यहाँ पे आपकी वो है आपकी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपकी है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ठीक है, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स आप हेडिंग डालिए, ये क्या कंडीशन होती है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, पहली कंडीशन है आपकी लिमिट स्टेट अचीव जिससे हो सकती है वो है आपकी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स आपकी पहली कंडीशन है। ठीक है, जिससे कि लिमिट स्टेट अचीव करी जा सकती है। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होती क्या है, इट इज द स्टेट एट विच द, ठीक है ना, स्ट्रक्चर इज जस्ट अबाउट टू कोलैप्स। यानी ये ऐसी स्टेट है जिस स्टेट में आपका स्ट्रक्चर जस्ट अबाउट टू कोलैप्स है, यानी फर्दर अगर कोई भी मोमेंट या लोड इंक्रीज कर गया तो स्ट्रक्चर आपका सीधे सीधे कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, कोई वार्निंग नहीं। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका डायरेक्टली कोलैप्स करेगा अगर ये लिमिट आपकी एक्सीड कर गई। ठीक है ना, तो किसी भी स्ट्रक्चर की कुछ ना कुछ लिमिट होगी। ठीक है, लेट अस कंसीडर कि किसी स्ट्रक्चर की लिमिट अगर वो लोड आपका 500 किलोमीटर के लिए डिजाइन है, ठीक है, तो वो उसकी क्या होगी, लिमिट स्टेट। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर में लोडिंग हमें कभी 500 किलोमीटर से ज्यादा होगी, ठीक है ना, किसी भी केस में स्ट्रक्चर में लोडिंग अगर 500 किलोमीटर से ज्यादा हो गई तो होगा क्या, स्ट्रक्चर आपका सीधे सीधे कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो यही कंडीशन आपकी कहलाती है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ठीक है, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स किस किस कंडीशन की वजह से हो सकता है, जो IS 456-2000 ने हमें स्पेसिफाई कर रखी है। ठीक है, वो कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स यानी स्ट्रक्चर में कोलैप्स आपका किस किस कंडीशन से आ सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशन से आपके स्ट्रक्चर में कोलैप्स अकर कर सकता है। ठीक है, तो पहली तो कंडीशन है आपका फ्लेक्सर। फ्लेक्सर, ठीक है, यानी फ्लेक्सर यानी बेंडिंग। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन है आपकी फ्लेक्सर, यानी एक तो आपका बेंडिंग की वजह से स्ट्रक्चर में क्या आ सकता है, कोलैप्स आ सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका बेंड कर गया। ठीक है, कोई विंड चल रही है, ठीक है, अगर विंड आपकी बहुत ही हैवी इंटेंसिटी की है तो जो बहुत आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जहां पे 100 150 या 50 ऐसे स्टोरे होते हैं, तो उस केस में उस विंड का इफेक्ट काफी ज्यादा होता है। तो इस केस में आपका स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा, विंड की वजह से बेंड कर जाएगा। ठीक है, तो बेंड करने की वजह से आपका स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। मैंने बोला स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। ठीक है ना, देन उसके बाद है आपका फ्लेक्सर के बाद आपका अगला कंडीशन है आपकी शियर में। ठीक है, अगर कहीं पे शियर की वजह से आपके स्ट्रक्चर में फेलियर आ गया, ठीक है, ये आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आता है। उसके बाद है आपके स्ट्रक्चर में अगर कॉम्प्रेशन की वजह से फेलियर आ गया, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर में कॉम्प्रेशन की वजह से फेलियर आ गया, तो कॉम्प्रेशन की वजह से अगर स्ट्रक्चर में फेलियर आ गया तो ये भी आपका किसमें आता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। देन उसके बाद है आपका ट्विस्टिंग की वजह से, ट्विस्टिंग यानी टॉर्जन की वजह से फेलियर अगर कर गया। ठीक है, टॉर्जन की वजह से अगर फेलियर अगर कर गया तो ये भी आपका स्टेट आती है किसमें, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर आता है। अगर आपका फेलियर अगर करता है किसकी वजह से, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लोडिंग। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एबव लोड्स। ठीक है, अगर ऊपर वाली कॉम्बिनेशन की वजह से अगर स्ट्रक्चर में फेलियर अकर करता है तो ये भी आपका क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर आता है। लेकिन ये सारी जो कंडीशन IS कोड ने स्पेसिफाई कर रखी है, या ये सारी जो कंडीशन इन्होंने ले रखी है कोलैप्स की कंडीशन, ये सारी कंडीशन है बेस्ड ऑन द इमेजिनरी क्राइटेरिया। ठीक है, ये कंडीशन है आपकी बेस्ड ऑन
इमेजिनरी क्राइटेरिया यानी इमेजिनरी क्राइटेरिया, इमेजिनरी क्राइटेरिया यानी इमेजिनरी क्राइटेरिया। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की जो भी कंडीशन ले रखी है उन्होंने ये इमेजिनरी क्राइटेरिया के बेस पे ले रखी है, ठीक है। आपने कभी देखा है कोई स्ट्रक्चर आपका शियर में फेल कर जाए या ट्विस्टिंग कर गई और बड़ा स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, ट्विस्टिंग करके आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाए या बेंड कर जाए स्ट्रक्चर, बहुत ही रेयर कंडीशन, ठीक है ना। मतलब नेग्लिजिबल, वही जो विंडो ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड जो आप साइमल्टेनियस नहीं ले रहे थे ना, वही चीजें यहाँ पे भी है। बहुत ही मुश्किल होता है कि आपका स्ट्रक्चर आपका टॉर्सन में फेल कर जाए, शियर में फेल कर जाए, फ्लेक्सर में फेल कर जाए या कंप्रेशन में फेल कर जाए, ठीक है। ऐसे कभी फेलियर स्ट्रक्चर में आकर नहीं करते हैं, ठीक है ना, बहुत ही रेयर कंडीशंस में आकर करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने जो ये क्राइटेरिया है, इन क्राइटेरिया को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी क्राइटेरिया, ठीक है ना। जो भी आपके कोलैप्स के क्राइटेरिया है, इसी वजह से ये कोलैप्स के क्राइटेरिया क्या है, इमेजिनरी क्राइटेरिया, ठीक है। यानी जो कोलैप्स में इन्होंने जो ये कंडीशन स्पेसिफाई कर रखी है जिनके अंदर कोलैप्स आ सकता है आपके स्ट्रक्चर में, ये सारे के सारे आपके कंडीशन क्या है, इमेजिनरी कंडीशन है, ठीक है ना। तो इन्होंने डिजाइनिंग में इमेजिनरी कंडीशंस के बेस पे जो फेलियर अगर कर सकता है उनको भी कंसीडर कर रखा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। देन उसके बाद जो अगला है आपका सेकंड कंडीशन जिसमें आपकी लिमिट स्टेट अचीव हो सकती है, वो है आपकी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, यानी इस स्टेट में होगा क्या, सर्विसेबिलिटी अगर आपका स्ट्रक्चर फेल कर जाता है तो उस केस में क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर आपका अनसर्विसेबल हो गया या स्ट्रक्चर आपका अब अनयूजेबल हो गया, ठीक है ना। उसका लाइफ स्पान कंप्लीट हो सकता है, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, वो मैं लिखा रहा हूँ रीजन, ठीक है। लेकिन अगर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी आपकी अचीव कर जाती है तो इसका मतलब क्या है कि आपका स्ट्रक्चर अब अनयूजेबल है, आप स्ट्रक्चर को फर्दर यूज नहीं कर सकते हो, इसके बाद आपको रेनोवेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें सर्विसेबिलिटी के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर आपका जैसे ऊपर फ्लेक्सर, शियर, कंप्रेशन, टॉर्सन के बेस पे कोलैप्स हो सकता था, तो यहाँ पे आपका जो पहली कंडीशन है जिसके बेस पे आपकी सर्विसेबिलिटी स्ट्रक्चर की कंप्लीट खत्म हो सकती है या स्ट्रक्चर आपका अनयूजेबल हो सकता है, तो वो है आपका एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। एक्सेसिव डिफ्लेक्शन आपका पहला क्राइटेरिया है। अगर आपके स्ट्रक्चर में एक्सेसिव डिफ्लेक्शन अगर कर गया तो आपका स्ट्रक्चर अनयूजेबल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप स्ट्रक्चर को फर्दर यूज नहीं कर सकते हो अगर डिफ्लेक्शन आपका एक्सेसिव हो गया, ठीक है ना। देन उसके बाद जो सेकंड कंडीशन इसमें आती है एक्सेसिव कोरोजन, ठीक है, एक्सेसिव कोरोजन, एक्सेसिव कोरोजन। अगर जो आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है उस रेनफोर्समेंट में कोरोजन आपका लिमिट से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उस केस में होगा क्या, अगर कोरोजन आपका ज्यादा हो गया तो अगर रेनफोर्समेंट कोरोजन पकड़ेगी तो उसमें क्या होगा, जो कंक्रीट है उसके साथ उसका बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। यानी रेनफोर्समेंट में कोरोजन आने का मतलब है कंक्रीट के साथ उसकी बॉन्डिंग का ब्रेकेज हो जाना, ठीक है ना। कंक्रीट के साथ अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो होगा क्या, रेनफोर्समेंट आपकी जो इन्वायरमेंट है हमारा उस इन्वायरमेंट में आपकी क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपकी रेनफोर्समेंट एक्सपोज हो गई, आपका कंक्रीट क्या हो गया, निकल गया वहां से रेनफोर्समेंट से, तो आपके स्ट्रक्चर में फिर क्या हो जाएगा, पोर स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी वाटर आपका अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। बारिश हो गई, बारिश होने में होगा क्या, स्ट्रक्चर से वाटर आपका पूरा अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर अनसर्विसेबल हो जाएगा, यानी एक्सेसिव कोरोजन होने की वजह से स्टील में होगा क्या, आपका स्ट्रक्चर अनसर्विसेबल हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कंक्रीट आपकी क्या हो जाएगी, स्टील को छोड़ देगी उसके बाद, ठीक है। अगर कंक्रीट ने छोड़ दिया इसका मतलब क्या है, वाटर आपका अंदर एंटर कर जाएगा उसके बाद इजीली, ठीक है। तो इस केस में भी आपका स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, अनसर्विसेबल, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड केस आपका क्या हो सकता है इसमें, एक्सेसिव क्रैकिंग, ठीक है, एक्सेसिव क्रैकिंग, एक्सेसिव क्रैकिंग। अगर स्ट्रक्चर में आपकी क्रैकिंग एक्सेसिव अमाउंट में आई, ज्यादा अमाउंट में क्रैकिंग आ गई स्ट्रक्चर में किसी वजह से, अर्थक्वेक आया आपका, ठीक है, अर्थक्वेक आने के बाद आपके स्ट्रक्चर में क्रैकिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो उस केस में आपका होगा क्या, उस क्रैकिंग की वजह से आपका स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई तो उसके बाद आपको उसको उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बाद ही आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो स्ट्रक्चर में अगर एक्सेसिव क्रैकिंग होगी तो वो भी आपका स्ट्रक्चर अनयूजेबल हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका अगला जो केस है आपका, अगला केस है आपका एक्सेसिव वाइब्रेशन, एक्सेसिव वाइब्रेशन,
ठीक है। तो कहीं पे एक्सेसिव वाइब्रेशन अगर अकर कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, तो वो भी आपकी कंडीशन किसकी है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की, और इस कंडीशंस के अंदर आपका स्ट्रक्चर अनयूजेबल हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सेसिव वाइब्रेशन अकर करेगा तो क्रैकिंग आपका या डिफ्लेक्शन आपका स्ट्रक्चर में अकर कर सकता है। तो एक्सेसिव वाइब्रेशन वाले केस में भी आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनयूजेबल या अनसर्विसेबल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी सारी सर्विसिबिलिटी की कंडीशन और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की कंडीशन। जो पहले वाली कंडीशन थी ये थी आपकी इमेजिनरी क्राइटेरिया के बेस पे, यानी सारी कंडीशंस यहाँ पे इमेजिनरी थी, ऐसे आपका स्ट्रक्चर कभी भी फेल नहीं होता है कोलैप्स के केस में। लेकिन अगर आप देखिए जनरल वे में, अगर आसपास भी आप अपने एनवायरमेंट में देखोगे, अगर आप आसपास भी अपने एनवायरमेंट में देखोगे तो आप देखिए जो मोस्ट कॉमन फेलियर अकर करता है, वो मोस्ट कॉमन फेलियर आपका सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस पे ही आपका स्ट्रक्चर अनयूजेबल होता है, ठीक है। कोलैप्स तो आपने देखा नहीं होगा, मैक्सिमम रेयर ही चांस है किसी ने देखा होगा कि स्ट्रक्चर सीधे कोलैप्स कर गया किसी रीजन से, जो ऊपर रीजन लिखा रखे इनकी वजह से। लेकिन ये अनसर्विसिबिलिटी वाला क्राइटेरिया मैक्सिमम दिखाई देता है, ठीक है। लगभग आपके किसी के घर में देखना, जो पुराने घर होंगे उन्हीं कंडीशन में आपको देखना, जो छत में आपकी स्टील होगी, ठीक है, वहां से आपका क्या होता है, स्टील में जो कंक्रीट होगा वो छोड़ देती है और स्टील आपकी बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। या आपकी दीवारों की कंक्रीट है वो निकल गई, या स्ट्रक्चर में आप देखोगे बड़े बड़े क्रैक कहीं पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन कंडीशंस हैं या जो एक्चुअल बिहेवियर आप कह सकते हो, वो एक्चुअल बिहेवियर में जो फेलियर अगर कर रहा है वो अगर कर रहा है सर्विसिबिलिटी के केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फेलियर, जो सर्विसिबिलिटी के जो भी क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया आपके एक्चुअल बिहेवियर के अंदर आते हैं। यानी अगर स्ट्रक्चर में फेलियर अकर करेगा तो 90% केस या 95% केस ऐसे होते हैं जहां पे आपके स्ट्रक्चर में आपका अनयूजेबल होगा सर्विसिबिलिटी के केस पे, ठीक है ना। तो एक्चुअल बिहेवियर आपका अकर करता है, ठीक है, किस केस में, सर्विसिबिलिटी के केस में, ठीक है। तो अगर लिमिट स्टेट मेथड की बात करूं तो इन्होंने क्या कर रखा है डिजाइनिंग में, इमेजिनरी बिहेवियर एज वेल एज द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी फेलियर का इमेजिनरी बिहेवियर और एक्चुअल बिहेवियर दोनों को कंसीडर करके चल रहे हैं हम डिजाइनिंग में, ठीक है। तो लिमिट स्टेट केस दोनों कंडीशन को ये लोग क्या करते हैं, कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअल बिहेवियर भी कंसीडर कर रखा है, इमेजिनरी बिहेवियर भी कंसीडर कर रखा है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है ना, जो हम पढ़ते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, कौन सी चीजें किसके अंदर आती है, एग्जाम पर्सपेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी जेईई में लॉट ऑफ टाइम्स एग्जाम में इसको पूछा गया है, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या यहाँ पे, हमने क्या चीजें पढ़ी अभी तक, हमने पढ़ी, एक तो पढ़ी लिमिट स्टेट कि लिमिट स्टेट होती क्या है। लिमिट स्टेट आपकी ऐसी स्टेट होती है, अगर वो स्टेट अचीव हो गई तो उसके बाद आप स्ट्रक्चर को सेटिस्फैक्टरी यूज नहीं कर सकते हो, आपको स्ट्रक्चर की रेनोवेशन की जरूरत उसके बाद पड़ेगी, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि लिमिट स्टेट अचीव कैसे होती है। तो लिमिट स्टेट अचीव आपकी दो रीजन की वजह से हो सकती है, एक तो हो सकती है आपकी ड्यू टू कोलैप्स, यानी अगर स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स कर गया, एक हो सकती है आपकी लिमिट स्टेट आपकी सर्विसिबिलिटी के बेस पे, यानी अगर आपका स्ट्रक्चर आपका अनसर्विसेबल हो गया, ठीक है। तो एक तो कोलैप्स की कंडीशन बनती है जिससे आपका लिमिट स्टेट अचीव हो सकता है, एक आपकी सर्विसिबिलिटी की कंडीशन बनती है, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ी पहली कंडीशन जो कि पढ़ी हमने लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। पहली कंडीशन हमने पढ़ी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स किस किस केस में कर सकता है, एक तो आपका फ्लेक्चर जहां पे बेंडिंग की वजह से हो सकता है, एक आपका शियर की वजह से हो सकता है, या कॉम्प्रेशन की वजह से हो सकता है, या आपका ट्विस्टिंग की वजह से हो सकता है, टॉर्सन की वजह से, या आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द एबव लोडिंग की वजह से, ठीक है। तो ये जो सारे कंडीशंस हैं इनकी वजह से स्ट्रक्चर में कोलैप्स आ सकता है, और ये सारी कंडीशंस आपकी क्या है, ये सारी कंडीशंस आपकी इमेजिनरी कंडीशंस, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर इसमें आपका फेलियर कर सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं कर सकता है, लेकिन ये कंडीशन आप सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर रहे हो कि ऐसे आपके स्ट्रक्चर में फेलियर अगर कर सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि कहीं आपका स्ट्रक्चर ऐसे फेल कर जाए, ठीक है। देन उसके बाद आपका अगला केस है आपका लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है, जहां पे आपकी लिमिट स्टेट अचीव की हो सकती है। तो अचीव आपकी कौन से केस में सकती है, सेकंड आपका लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के केस में। तो सर्विसिबिलिटी के केस में जब आपकी जो कंडीशन आती है आपकी, वो कंडीशन है आपकी एक तो डिफ्लेक्शन, कोरोजन, क्रैकिंग, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, आपका स्ट्रक्चर अनसर्विसेबल हो सकता है, या आप बोल सकते हो अनयूजेबल हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है, ठीक है। अनयूजेबल हो सकता है, ठीक है। और ये आपके एक्चुअल बिहेवियर है, ठीक है ना, ये आपके एक्चुअल बिहेवियर है जिससे कि आपका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है,
अनयूजेबल हो सकता है, ठीक है ना, एक्चुअल कंडीशन है सारी। और ये आप देखते भी हो अपने आसपास कि आपके स्ट्रक्चर इन्हीं रीजन की वजह से आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अनयूजेबल होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये तो हो गया आपके लिमिट स्टेट की कंडीशन, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लोड, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड पढ़ दिया हमने। उसके बाद हमने पढ़ दिया आपका लिमिट स्टेट की कंडीशन, ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला आपका स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है, कि जो लिमिट स्टेट आपकी मेथड है उसमें आप कौन सा स्ट्रेस डायग्राम आप यूज करके चलते हो, ठीक है ना। ये हम पढ़ते हैं आगे। प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। नेट में कोई इश्यू तो नहीं है ना, सबको दिख रहा होगा। अगर कोई इश्यू आता है तो आप प्लीज इन्फॉर्म कर देना कि सर ये इश्यू आ गया नेट में, ठीक है। अदरवाइज आपका रिकॉर्डिंग में अगर कोई इश्यू आ भी गया तो रिकॉर्डिंग में आपका ये पूरा कंप्लीट आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, ठीक है ना, वहां पे शायद रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि होम का आपको हमारा नेटवर्क यूज हो रहा है तो क्या पता कोई इश्यू कभी अराइज हो सकता है, ठीक है। अभी शायद अराइज नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन कहीं पे ये इश्यू आ सकता है तो आप बता देना आपको कि कोई प्रॉब्लम आ रखी होगी तो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम किसी को तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। एनी डाउट आप पूछ सकते हो यहाँ पे तक, ये दो टॉपिक में कोई भी डाउट आए तो। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपकी चल रही है, ठीक है। ये चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर आपको नोट्स में रखनी है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, ओके हिमांशु राउत, गुड, ठीक है। तो आपको ये चीजें प्रॉपर नोट्स में रखनी है और याद रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें हो ना हो के आपके एग्जाम में आएंगी ही आएंगी, ठीक है ना। तभी हम लोग काफी डिटेल में भी पढ़ रहे हैं चीजें, ठीक है, बहुत आराम से चल रहा हूँ, तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, कि एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका अराइज हो सकता है, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं स्ट्रेस डायग्राम यूज्ड इन एलएसएम, ठीक है। जो एलएसएम आपका है, एलएसएम में कौन सा स्ट्रेस डायग्राम हम यूज करके चल रहे हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे हमारे अगले टॉपिक में, ठीक है। ठीक है, तो लिख देखिए आप स्ट्रेस डायग्राम यूज्ड इन एलएसएम, ठीक है। तो मैं अभी आपको जो भी चीजें बताऊंगा, ठीक है, ये जो भी चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ये सारी चीजें आपकी IS 456-2000 के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करूंगा। मेरे पास ये कोड आपका यहाँ पे हाथ में है, और मैं अगर एग्जैक्ट पेज नंबर यहाँ पे बताऊं आपको तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे IS 456, ठीक है, IS 456-2000, ठीक है, पेज नंबर 69, पेज नंबर आपका 69 है, ठीक है। 69 पेज नंबर का आपका जो टॉपिक नंबर है वो है 38, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक नंबर है आपका 38, ठीक है, 38.1 एजम्पशंस जो उन्होंने ले रखे हैं उनके बेस पे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी मैं अभी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपकी IS कोड है आपके पास, एलएसएम में जरूरी, एलएसएम में आपकी IS कोड आपकी यूज होगी, ठीक है। ध्यान रखना एलएसएम में IS कोड आपकी यूज होने वाली है, तो घर में भी अगर आप पढ़ रहे हो तो IS कोड आपके सामने ही रखना, ठीक है। कल से ये IS कोड आपकी यूज होनी स्टार्ट हो जाएगी, लगभग कल या परसों से, ठीक है ना। तो IS कोड आपकी प्रॉपर यूज होने वाली है यहाँ पे। एलएसएम मेथड ही आपका मैंने बताया था ना आपको, रेशनल मेथड है, तो रेशनल मेथड यानी मैक्सिमम चीजें हमें वहां से उठा के यहाँ पे यूज करनी है। तो IS कोड आप अपने साथ में रखना, कैलकुलेटर आप होगा ही घर में, ठीक है। तो IS कोड और कैलकुलेटर आप यहाँ पे साथ में रखना कल परसों से, ठीक है ना, कल से एटलीस्ट आप रख लेना साथ में, ठीक है ना। तो मैंने ये चीजें बता दी आपको कि स्ट्रेस डायग्राम जो मैं यूज करने वाला हूँ वो यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पे IS 456-2000 के पेज नंबर 69, 38.1 इसका आपका यहाँ पे टॉपिक नंबर है, ठीक है ना, 38.1 आपका टॉपिक नंबर है, ठीक है। तो जो इन्होंने स्ट्रेस डायग्राम यूज कर रखा है, स्ट्रेस डायग्राम इज बेस्ड ऑन द, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली बात अगर समझने वाली यहाँ पे कुछ चीज है तो वो क्या है कि अगर आपने WSM पढ़ा था, जब आपने, अगर आपको याद होगा तो WSM में हमने स्ट्रेस डायग्राम लीनियर यूज करके चल रहे थे, ठीक है। हम WSM में स्ट्रेस डायग्राम क्या यूज करके चल रहे थे, लीनियर। लेकिन अगर मैं बात करूं LHM की, तो LHM में स्ट्रेस डायग्राम आप रिक्वायरमेंट के साथ वेरी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका स्ट्रेस डायग्राम वहां पे लीनियर हो, ठीक है। लेकिन
आप स्ट्रेच डायग्राम अपनी रिक्वायरमेंट के साथ वेरी कर सकते हो। स्ट्रेच डायग्राम कुछ भी हो सकता है। ये आपका देखिए कह रहा है आपका वन का पॉइंट सी। अगर मैं आपके सामने इसको डिक्टेट करूं तो ये क्या कह रहा है आपका जो स्ट्रेच डायग्राम आप यूज कर सकते हो वो पॉलीगन, रेक्टेंगुलर, कोई भी आपका स्ट्रेच डायग्राम आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बस आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। यानी डब्ल्यूएसएम की तरह नहीं है यहाँ पे कि आप सिर्फ और सिर्फ लीनियर डायग्राम ही यूज करोगे। आप यहाँ पे कोई भी डायग्राम यूज कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेच डायग्राम की तो मैं पढ़ के आपको डिक्टेट करके बता देता हूं कि ये क्या कह रहा है पॉइंट। आप अच्छे से सुनना, मैं लिख भी दूंगा यहाँ पे थोड़ा बहुत इस पॉइंट के बारे में। ठीक है, ये कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट एंड स्ट्रेन इन कंक्रीट, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशनशिप है बता रहा है। मे बी एज्यूम टू बी, ठीक है, मे बी एज्यूम टू बी रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइडल, पैराबोला और एनी अदर शेप। ठीक है, ध्यान देखना, ये बोल रहा है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप बनेगी यहाँ पे वही आपका स्ट्रेस डायग्राम है। ठीक है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप बनेगी ना वही आपका स्ट्रेस डायग्राम आपको यूज करना है। और वो रिलेशनशिप आपकी आइदर आपकी क्या बन सकती है, रेक्टेंगुलर बन सकती है, आइदर आपकी ट्रेपेजॉइडल बन सकती है, या आइदर आपकी आपकी क्या बन सकती है, पैराबोलिक बन सकती है। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है, और जो मोस्ट प्रोबेबल जो इन्होंने हमें बताया वो बताया पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर आप यूज करिए अपनी डिजाइनिंग में। ठीक है, वो कोई भी सकती है। अगर आप फील्ड में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप फील्ड में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप वहां पे रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल या कोई भी डायग्राम आप यूज कर सकते हो। लेकिन लेकिन हम अपनी डिजाइनिंग में जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इस डिजाइनिंग में हम लोग मैक्सिमम हम लोग यूज करेंगे, मैक्सिमम क्या पूरी डिजाइनिंग में यूज करेंगे पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये इन्होंने हमें स्पेसिफाई करके बता रखा है कि आप यूज करिए पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर स्ट्रेच डायग्राम। ठीक है, तो स्ट्रेच डायग्राम की मैं बात करूं तो स्ट्रेच डायग्राम, ठीक है, पहली बात तो स्ट्रेच डायग्राम आपका यहाँ पे लेना क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। द स्ट्रेच डायग्राम इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेच स्ट्रेन कर्व सजेस्टेड बाय द आईएसओ, यानी जो भी स्ट्रेच स्ट्रेन कर्व बनेगा वही स्ट्रेच स्ट्रेन कर्व आपका स्ट्रेच डायग्राम होगा। ये हमें आईएस कोड ने सजेस्ट कर रखा है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। द स्ट्रेच डायग्राम, द स्ट्रेच डायग्राम is based on stress strain curve, is based on stress strain curve, ठीक है, suggested by IS code, suggested by IS code। ठीक है ना, तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका बन के आएगा वही आपका स्ट्रेस डायग्राम आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, पहली बात तो मैंने एक चीज पॉइंट बताया आपको, ठीक है, नोट करके मैं लिख देता हूं। ठीक है, इन एलएसएम, ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम में भी रेक्टेंगुलर हो सकता है आपका, ये ट्रेपेजॉइडल ऑब्लिक आपका पैराबोलिक। ठीक है, इन एलएसएम स्ट्रेच डायग्राम में भी रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, पैराबोलिक, ईडीसी या कोई भी शेप हो सकता है। शेप में इन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी है। ठीक है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो कोई भी शेप आपका हो सकता है। ठीक है, बट हमें इन्होंने सजेस्ट कर रखा है, ठीक है ना, हमें इन्होंने सजेस्ट कर रखा है क्या, इन्होंने हमें सजेस्ट कर रखा है पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर स्ट्रेच डायग्राम। ठीक है, अगेन एक नोट डालिए। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे उस बेस पे हमें बताया कि जो मोस्ट सुटेबल आपका स्ट्रेच डायग्राम यहाँ पे आप यूज करोगे वो यूज करोगे आप पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो आप लिखिए इन एलएसएम वी कंसीडर पार्टली, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि स्ट्रेच डायग्राम आप कौन सा यूज करते हो एलएसएम के केस में, तो ध्यान रखना। इन एलएसएम वी कंसीडर पार्टली रेक्टेंगुलर
partly rectangular and partly parabolic diagram and partly parabolic stress diagram, partly rectangular, partly parabolic stress diagram for concrete based on कोलैप्स कंडीशन। ठीक है, तो मैक्सिमम हम लोग डिजाइनिंग भी कोलैप्स कंडीशन के बेस पे ही करते हैं, और इस कोलैप्स कंडीशन के बेस पे इन्होंने हमें रेकमेंड कर रखा है कि आप पार्टली पैराबोलिक या पार्टली रेक्टेंगुलर आप डायग्राम आप यूज कर सकते हो स्ट्रेस का डायग्राम। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्ट्रेस डायग्राम। अगर मैं जो इन्होंने बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, फिगर आप देखना वहां पे पेज नंबर 69 में फिगर आपका है 21। फिगर 21 अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको एक डायग्राम दिखेगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, मैं बना देता हूँ। ठीक है, जो स्ट्रेच डायग्राम के लिए इन्होंने डायग्राम यूज कर रखा है उसके लिए इन्होंने एक डायग्राम दे रखा है जो कि आपका कुछ गिवन होगा, ऐसे आप देखना होगा। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, ठीक है, एक डायग्राम यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, वाई एक्सिस में आपका स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस में आपका है स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो डायग्राम बनेगा वही आपका स्ट्रेस डायग्राम आपको लेना है। ठीक है, तो जब वाई एक्सिस में आप स्ट्रेस लोगे और एक्स एक्सिस में आप स्ट्रेन लोगे, तो इस केस में आपका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा आपका पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर। ठीक है ना, पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर आपका डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं यहाँ पे बनाने की। ठीक है, तो पहले देखिए आप, जो स्ट्रेस डायग्राम इनका बन के आया वो बन के आया आपका यहाँ तक पैराबोलिक, देन उसके बाद आपका रेक्टेंगुलर आपका डायग्राम यहाँ पे बन के आया। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर डायग्राम आपका बन के आया, और जो स्ट्रेंथ यहाँ पे आपकी मिलके आ रही है वो स्ट्रेंथ है आपकी एफ सी के, ये स्ट्रेंथ आपकी एफ सी के है। ठीक है, और फेलियर स्ट्रेन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, जो फेलियर स्ट्रेन आपका यानी जो कंक्रीट है आपकी, ठीक है, कंक्रीट आप कंक्रीट फेल करेगी स्ट्रेन ऑफ 0.0035, यानी जहां पे एफसीके स्ट्रेंथ मिल रही है आपको, एफसीके क्या है आपकी फेलियर स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, फेलियर स्ट्रेंथ पे आपका स्ट्रेन यहाँ पे होगा 0.0035। ध्यान रखना, फेलियर स्ट्रेंथ पे आपका स्ट्रेन कितना होगा 0.0035। ठीक है, देन उसके बाद एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड वेट करना आप लोग बस। ठीक है, अभी मिल नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, एक प्रॉब्लम थोड़ी सी आ गई है यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कल कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेते हैं इसको आगे। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में आपका डायग्राम बन के आया, पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर। ठीक है,
यानी जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है आपका, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका? रेक्टेंगुलर पोर्शन आपका स्टार्ट हो रहा है लगभग यहाँ से, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी में हमें यहाँ पे स्ट्रेस कौन से लेने हैं? स्ट्रेस हमें लेने हैं डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है, ये तो आपको पता है। स्ट्रेस हमें कौन से लेने हैं? डिजाइन स्ट्रेस आपको यहाँ पे लेने हैं, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। स्ट्रेस आपको लेने हैं डिजाइन स्ट्रेस, जो कि निकल के कितने आते हैं आपके 0.45 HC के, वही स्ट्रेस आपको यहाँ पे डिजाइनिंग में यूज करने हैं, ठीक है। आप देखिए जो सेकंड आपका स्ट्रेस डायग्राम आपका निकल के आया, सेकंड जो आपका स्ट्रेस डायग्राम निकल के आएगा वो आएगा आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। ये स्ट्रेस डायग्राम पहला तो आपका एफसी के लिए निकल के आ गया, सेकंड आपका निकल के इन्होंने जो बता रखा है यहाँ पे, ये निकल के आया आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, जो कि इसकी है 0.67 एफसी के, ठीक है। यानी ड्यू टू साइज फैक्टर आपको पता है ना, हम लोग 0.67 एफसी के लेके चल रहे थे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग लेके चल रहे थे 0.67 एफसी के, तो ये आ गया आपका 0.67 एफसी के लिए डायग्राम, जो कि यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, ठीक है। जो थर्ड आपका डायग्राम बन के आएगा डिजाइन स्ट्रेस के लिए, डिजाइन स्ट्रेस के लिए भी आपका पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर ही लोगे, सिंपल सी बात है। तो डिजाइन स्ट्रेस के लिए जो आपका पार्टली पैराबोलिक डायग्राम बन के आया, यहाँ तक पैराबोलिक, देन उसके बाद यहाँ से रेक्टेंगुलर आपका डायग्राम बन गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आपका पैराबोलिक, यहाँ तक आपका रेक्टेंगुलर डायग्राम। और डिजाइन स्ट्रेस आपका कितना निकल के आया था? जब आपने कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में 1.5 की आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चले थे, तो आपका डिजाइन स्ट्रेस बन गया था आपका 0.45 FCK, ठीक है। 0.45 FCK आपका डिजाइन स्ट्रेस आपका मिल के आ गया था यहाँ पे, ठीक है। के आपका यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेस मिल के आ गया था, और इसी डिजाइन स्ट्रेस के बेस पे ये आपका फैक्टर्ड स्ट्रेस भी है, ध्यान रखना। जो भी आपके कैलकुलेट होके आएंगे वो फैक्टर्ड के बेस पे होके आएंगे। तो 0.45 FCK आपका डिजाइन स्ट्रेस है, जिसके लिए आपको डिजाइन करना है, यानी आपको ये वाला स्ट्रेस डायग्राम यूज करना है अपनी डिजाइनिंग में, ठीक है। तो जब भी आप आगे पढ़ोगे, तो वहां पे आपका डिजाइन आपका इसी के बेस पे होगा, इस वाले स्ट्रेस डायग्राम के बेस पे, ठीक है। ये स्ट्रेस डायग्राम होगा जिसके बेस पे आप डिजाइनिंग करोगे, ठीक है, ध्यान रखना। और जहां पे से आपका पैराबोलिक जो डायग्राम है उसका लास्ट पॉइंट, और जहां से रेक्टेंगुलर पोर्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वहां पे आपका स्ट्रेन मिलके आता है, वहां पे स्ट्रेन मिलके आता है। मैं नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ऊपर कर लेना, यहाँ पे जगह नहीं थी, ठीक है, मैं नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे। वहां पे आपका स्ट्रेन मिलके आएगा जहां पे आपका पैराबोलिक पोर्शन, यानी जो मैंने लाइन डाल रखी है, पैराबोलिक पोर्शन एंड हो रहा है और रेक्टेंगुलर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो उस पोर्शन में आपका स्ट्रेन मिलके आएगा 0.002, ठीक है। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपका डायग्राम गिवन है आपके कोड में, ठीक है। और यही स्ट्रेस डायग्राम आपको यूज करना है किसके लिए? डिजाइनिंग में। जहां पे आपको दिख रहा होगा 0 टू 0.002 स्ट्रेन तक आपका डायग्राम, जो स्ट्रेस डायग्राम है वो आपका पैराबोलिक है, और 0.0022 टू 0.0035 तक आपका स्ट्रेस डायग्राम क्या है? रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज इन्होंने दे रखी है, ठीक है, कोड में गिवन है, ठीक है। ध्यान रखनी है कि आपका पैराबोलिक जो डायग्राम है कहां तक है, वहां पे स्ट्रेन कितना कर रहा है। यानी ये आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि जहां पे आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वहां पे आपका स्ट्रेन कितना असर करता है? वहां पे स्ट्रेन होता है आपका 0.002। कहां से आया? बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट डन बाय द IS 456-2000, ठीक है। उसके बाद ये बोल सकता है कि जहां पे आपका कॉन्क्रीट क्यूब कंप्लीटली फेल कर जा रहा है, जहां पे आपका कंक्रीट का क्यूब कंप्लीटली फेल कर जा रहा है, वहां पे आपका स्ट्रेन कितना अकर कर रहा है? वहां पे आपका स्ट्रेन अकर कर रहा है 0.0035, ठीक है, ध्यान रखना। और इस स्ट्रेस डायग्राम को हम अपनी कन्वीनियंस के तौर पे, ठीक है, हम अपनी कन्वीनियंस के तौर पे हम जब यूज करेंगे तो हम एज अ वर्टिकल डायग्राम यूज करेंगे ये स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इस हॉरिजॉन्टल को यहाँ पे जो आपका बना रखा है यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का, मैंने इस हॉरिजॉन्टल डायग्राम को यहाँ पे खड़ा करके वर्टिकल के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। तो जब वर्टिकल के फॉर्म में आप लोगे इसको, तो वर्टिकल के फॉर्म में जब आप लोगे इसको, तो वर्टिकल के फॉर्म में लेते टाइम आपका देखिए वही कंडीशन आपको लेनी यहाँ पे, पार्टली पैराबोलिक, ठीक है, यहाँ पे तक तो आपकी पैराबोलिक आ गई। इसके बाद आपको यहाँ से लेनी है रेक्टेंगुलर, इसके बाद आपको लेनी है रेक्टेंगुलर, ठीक है, इसके बाद आपको लेनी है रेक्टेंगुलर, ठीक है। ये थोड़ा सा साइज आपका यहाँ पे वो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मैनेज करना है इसको। तो पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर आपको डायग्राम लेना है, मैं इस फॉर्म में इसको लूंगा, ठीक है ना। यानी जो हॉरिजॉन्टल बना रखा है, इस हॉरिजॉन्टल को मैं अपनी कन्वीनियंस के तौर पे मैं इसको वर्टिकली खड़ा कर दे रहा हूँ, सिंपल और कुछ नहीं किया, ठीक है। और डिजाइन स्ट्रेस आपको पता ही है, जो एक्सट्रीम फाइबर है वहां पे डिजाइन स्ट्रेस आपका कितना है? 0.45 FCK दिख रहा है ना आपको, ये एक्सट्रीम फाइबर में आपका कितना है? 0.45 FCK, यानी इसके बाद आपका स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा, ये आप अपनी डिजाइनिंग में ले रहे हो, ठीक है।
0.45 एफसी के आपका ये डिजाइन स्ट्रेस है, ठीक है। और मैं ये हैच्ड पोर्शन को क्या कर दे रहा हूँ, हैच कर दे रहा हूँ इस पोर्शन को। और जब मैं इस पोर्शन को हैच करूंगा, ठीक है, पोर्शन को मैंने हैच कर दिया, तो जो स्ट्रेन की वैल्यू है यहाँ पे, स्ट्रेन की जो वैल्यू है, स्ट्रेन की वैल्यू आपकी कहाँ पे, स्ट्रेन की वैल्यू आपकी कहाँ पे, जहाँ पे आपका पैराबोलिक पोर्शन एंड कर रहा है और रेक्टेंगुलर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, वहां पे स्ट्रेन की वैल्यू है 0.002। और एक्सट्रीम फाइबर में स्ट्रेन की वैल्यू आपकी है कितनी है, स्ट्रेन की वैल्यू आपकी 0.0035, ये आपकी है स्ट्रेन की वैल्यू एक्सट्रीम फाइबर में, ठीक है। तो स्ट्रेन की वैल्यू एक्सट्रीम फाइबर में, और जहाँ पे पैराबोलिक डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन की वैल्यूज हैं, जो कि मैंने लिख के बता दी आपकी कितनी ये वैल्यूज हैं आपकी, ठीक है। तो ध्यान रखना 0.002 आपकी जहाँ पे पैराबोलिक पोर्शन एंड कर रहा है, और 0.0035 आपके कहाँ पे है, जहाँ पे आपका स्ट्रेस डायग्राम आपका एंड कर रहा है या एट द फेलियर। तो 0.0035 आपका है क्या, ये है आपका। अभी मैं एजम्पशन में कराऊंगा आपको, कल जब पढ़ेंगे हम एजम्पशन इसके, तब मैं आपको बताऊंगा कि 0.0035 और 0.002 आपके हैं क्या, ये कौन से स्ट्रेन है, ठीक है। ये चीजें हम लोग एजम्पशन में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन बस आप यहाँ पे अभी इतना ध्यान रखो कि जो 0.0035 है, ये आपका क्या है, फेलियर स्ट्रेन है, ठीक है। 0.0035 आपका फेलियर स्ट्रेन है, और 0.002 आपका क्या है, आपका यहाँ पे से आपका जो स्ट्रेस डायग्राम है वो रेक्टेंगुलर अकर कर रहा है, यानी 0.002 पे आपकी स्ट्रेंथ एचसी के अचीव हो गई है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर 0.002 की मैं बात करूँ, तो 0.002 में भी आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, एचसी के है ना। उसके बाद तो देखिए एफसी के स्ट्रेंथ आपकी क्या है, लीनियर होते हुए आगे चल रही है, ठीक है। और ये आप बोलोगे कि अब देखिए कि एफसी के स्ट्रेंथ में तो सर फेलियर अकर कर जाता है, तो फिर एफसी के स्ट्रेंथ के बाद भी इतना ज्यादा स्ट्रेंथ क्यों मिला, क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि एफसी के स्ट्रेंथ में तो फेलियर अकर कर जाता है, लेकिन एफसी के स्ट्रेंथ के बाद भी हमें तो स्ट्रेन दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रेन आपका 0.0035 तक बढ़ते हुए चल रहा है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ रीजन इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने प्लास्टिक जो रीजन था उसको कंसीडर कर रखा है, सडन फेलियर को इन्होंने कंसीडर नहीं कर रखा है, ठीक है। इन्होंने जो फेलियर अगर होगा आपके स्ट्रक्चर में, उस फेलियर को हमेशा इन्होंने क्या कंसीडर कर रखा है, फेलियर डक्टाइल फेलियर कंसीडर कर रखा है, ठीक है। डक्टाइल फेलियर कंसीडर होने का मतलब क्या है, फेलियर आपका इलोंगेशन के साथ अकर करेगा। तो इसीलिए आपका एफसी के स्ट्रेंथ 0.002 पे मिल जा रही है, लेकिन उसके बाद भी आपका 0.0035 तक आपका स्ट्रक्चर एलोंगेट कर रहा है, देन उसके बाद आपके स्ट्रक्चर में फेलियर अकर कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीजें हमने पढ़ी आज, ठीक है, कि स्ट्रेस डायग्राम हमें क्या यूज करना है। तो क्या क्या चीजें हमने आज डिस्कस करी, ठीक है। तो चीजें हमने डिस्कस करी वो करी, पहले तो हमने लोड कॉम्बिनेशन का डिस्कस किया, ठीक है। लोड कॉम्बिनेशन हमने पढ़े, डिफरेंट डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन क्या होते हैं ये पढ़े, ठीक है। इन कॉम्बिनेशन के बेस पे, ठीक है, इन कॉम्बिनेशन के बेस पे हमने पढ़ा कि क्या क्या चीजें हम लोग साइमल्टेनियसली नहीं ले सकते हैं, ठीक है। साथ में ओवरटर्निंग की अगर जो स्टेबिलिटी है उसके लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको कितनी लेनी है, और क्यों हम उस पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग कम ले रहे हैं ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि हम उसकी कैपेसिटी घटा रहे हैं। अगर 1.5 ले लोगे तो उसकी कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हो, यानी अगर 0.9 की जगह आप उसको 1.5 भी रखो, लेट अस कंसीडर कि 0.9 की जगह आप डेड लोड की वैल्यू, आप जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.5 भी रखो, तो हो क्या रहा है, वो क्या रहा है, आपका स्ट्रक्चर तो सिर्फ डेड लोड के जितना उसका डेड लोड है उतना ही आपका स्ट्रक्चर रजिस्ट कर पा रहा है, ठीक है। ओवरटर्निंग को रजिस्ट आपका स्ट्रक्चर कितना कर पा रहा है, ओनली डेड लोड के इक्वल, लेकिन आप उसके डेड लोड की कैपेसिटी आप बढ़ा के कितना कर दे रहे हो, 1.5 टाइम डेड लोड। यानी डेड लोड अगर कहीं पे आपका 100 किलोमीटर है, तो आप उसको बड़ा बोल रहे हो कि नहीं भाई डेड लोड हमारा 150 किलोमीटर है, कैसे हो जाएगा। आप उसकी कैपेसिटी को, रजिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सकते हो, घटा सकते हो। आप बोल सकते हो कि 100 किलोमीटर आपका डेड लोड है, लेकिन हम उसको 90 किलोमीटर नहीं मान रहे, क्यों, क्योंकि एडिशनल 10 किलोमीटर, लेकिन आप उसको बढ़ा के 1.1, आप उसको बढ़ा के 150 नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको घटा रखा है, 0.9 कर दिया, जिससे कि 10 किलोमीटर की आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी बनी रहे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे ये चीज, ये कंडीशन आपने पढ़ी, ये आप रिटेनिंग वॉल में भी पढ़ोगे, बस समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी थी, ये कंडीशन हमने यहाँ पे पढ़ी। देन उसके बाद हमने पढ़ा क्या, हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनाया, हमने पढ़ा डिजाइन कॉम्बिनेशन आप बनाइए। डिजाइन कॉम्बिनेशन आपका क्या बैठ के आएगा वो बताना था आपको, तो डिजाइन कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपका बैठ के आया था 480 किलोमीटर, ठीक है। 480 किलोमीटर जो कि आपका डिजाइन लोड मूवमेंट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर क्रिटिकल स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग क्रिटिकल आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपको दे रखा है कि
यहाँ पे ओवरटर्निंग हो सकती है, तो वहाँ पे आप सेकंड वाले केस में जो डेड लोड में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 न लगे, आप वहाँ पे लोगे 0.9। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देन उसके बाद आपने पढ़ी लिमिट स्टेट क्या होती है, ठीक है, कि उसके बाद ऐसी स्टेट जिसके बाद आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनयूजेबल हो जाएगा। और वो कौन कौन सी वजह से आज अचीव हो सकती है, वो हो सकती है आपकी कोलैप्स के बेस पे, एक हो सकती है आपकी किसके बेस पे, अनसर्विसिबिलिटी के बेस पे, ठीक है। तो कंडीशन कौन कौन सी होती है आपने पढ़ दी, कोलैप्स की कंडीशन कौन सी होती है, सर्विसिबिलिटी कंडीशन कौन सी होती है। कोलैप्स का क्राइटेरिया आपने पढ़ा इमेजनरी क्राइटेरिया है, ठीक है। इन सिमिलर वे आपका सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया आपने पढ़ा एक्चुअल बिहेवियर के बेस पे है, ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा स्ट्रेच डायग्राम आप कौन सा यूज करने वाले हो आपकी डिजाइनिंग में। तो स्ट्रेच डायग्राम आप इसकी डिजाइनिंग में यूज करोगे पार्टी पैराबोलिक पार्टी रेक्टेंगुलर, भले ही एक चीज ध्यान रखना कि स्ट्रेच डायग्राम एलएसएम में कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी आप ले सकते हो, ट्रापेजोइडल भी ले सकते हो, पैराबोलिक भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मोस्ट सुटेबल जो हमें कोड ने हमें क्या कर रखा है, सजेस्ट कर रखा है, वो कर रखा है पार्टी पैराबोलिक पार्टी रेक्टेंगुलर, वही हम यूज करेंगे इसके डिजाइनिंग में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके बाद अगला था आपका स्ट्रेच स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो जो स्ट्रेच और स्ट्रेन का कर्व बन के आएगा कंक्रीट का, ये कंक्रीट की बात चल रही है, ठीक है। स्ट्रेच स्ट्रेन डायग्राम किसके लिए लेना है, जो स्ट्रेच डायग्राम आपका ले रहे हो यहाँ पे, ये कंक्रीट के लिए ले रहे हो, ठीक है ना, ध्यान रखना स्ट्रेच डायग्राम फॉर कंक्रीट ओनली, कंक्रीट के लिए, ठीक है। कंक्रीट के लिए बात कर रहे हो आप, ये स्ट्रेच डायग्राम की ध्यान रखना, ठीक है ना। स्ट्रेच डायग्राम आप कंक्रीट के लिए लेके चल रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद कंक्रीट के लिए अगर स्ट्रेच स्ट्रेन कर्व बनेगा, तो उसके लिए कर्व आपका पार्टी पैराबोलिक पार्टी रेक्टेंगुलर मैंने बता दिया। एचसीके के लिए ये बन के आया 0.67 एचसीके, जो कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है साइज फैक्टर के वजह से हम लोग रिड्यूस करते हैं, उसके लिए आपका निकल के आ गया ये, ठीक है। 0.45 एफसीके के लिए सेम सबके लिए आपका यही निकल के आना है, पार्टी पैराबोलिक पार्टी रेक्टेंगुलर, लेकिन हमें यूज कौन सा करना है, ये वाला 0.45 एफसीके वाला, ठीक है। 0.45 एफसीके वाला हमें यूज करना है, ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो जब हम ये वाला यूज करेंगे, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका स्ट्रेस निकल के आएगा वो स्ट्रेस आपका फैक्टर्ड स्ट्रेस होगा, ठीक है। ध्यान रखना स्ट्रेस क्या होगा आपका, फैक्टर्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो जो भी आपके स्ट्रेस या मोमेंट कैलकुलेट होकर आएंगे, या इसके बाद जो भी डेरिवेशन आपके होंगे, जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपका निकल के आएगा यहाँ पे, वो निकलेगा आपका फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आपको उसको वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, तो 1.5 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है, जो स्ट्रेन था आपका, जहां पे से आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन स्टार्ट हुआ, यानी जहां पे आपकी एचसी के स्ट्रेंथ आपको अचीव हो गई, उस टाइम पे आपका स्ट्रेन है आपका 0.002, ठीक है। लेकिन आपका फेलियर जो स्ट्रेन कंक्रीट में आपका मैक्सिमम जो स्ट्रेन आप अलाउ कर सकते हो, वो है आपका 0.0035, उसके बाद आपका फेलियर अकर कर जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए जो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन मैंने प्रोवाइड कर रहा था, इसको मैंने कर दिया वर्टिकल, सिंपल वर्टिकल मैंने अपना कन्वीनियंस के लिए प्रोवाइड कर दिया इसको। तो मैं अब आगे जो भी स्ट्रेच डायग्राम यूज करूंगा, वो मैं यूज करूंगा आपका वर्टिकल, ठीक है। देन उसके बाद आपका, इसके बाद है आपके एजम्पशंस, और वो एजम्पशंस के बेस पे हम लोग करेंगे इसके बाद इसके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन के डेरिवेशन, ठीक है, जो कि आपके कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारी क्लास का टाइमिंग खत्म हो गया है, इसके बाद शायद कोई क्लास शेड्यूल हो सकती है, ठीक है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें, किसी को कोई अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, अनम्यूट करके पूछ लो, या तो चैट में आप पूछ लो, बाकी इसके अलावा हम लोग कल पढ़ेंगे, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब शायद किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, सबको चीजें क्लियर हुई हैं, ठीक है। तो कल इसी टाइमिंग में हम लोग मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना आप लोग, ठीक है। सेम टाइमिंग रहेगी कल 10 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए आप लोग सभी, थैंक यू वेरी मच।